नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। दोस्तों, आज हम लोग जो आगे पड़ाव में चलेंगे, मतलब जो हम हिंदी वर्णमाला में हिंदी की जो व्याकरण की वर्णमाला का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इसका ये तीसरा लेक्चर है। और आज हम जानेंगे इसमें जो हमारा कल तक हो चुका था उसके आगे का। कल तक क्या हो चुका था, नाक और मुख के आधार पर जो स्वरों के भेद हैं वो हम लोग जान चुके थे। यहाँ तक हमारा कवर हो गया था। इसके साथ ही आपको ज्ञात होगा कि मैं जो भी ये टॉपिक जो भी करवा रहा हूँ हिंदी वर्णमाला में जो भी टॉपिक करवा रहा हूँ उसमें जो मतलब स्वर है प्लस व्यंजन दोनों ही टॉपिकों को मैं एक साथ कवर कराते हुए चल रहा हूँ। कैसे? मैं वहाँ उस टॉपिक को डिवाइड करके चल रहा हूँ जो जिस तरीके से एग्जाम में आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आपके 25 स्वर है, जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, वहाँ से पूछा था, वो करवा चुका हूँ। आपको ट्री के माध्यम से ये याद भी करवा दिया है। उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये मैंने करवा दिया। 52 कैसे होगा, संयुक्त व्यंजन वगैरह ये सारे करवा दिए। अब मैं उन चीज़ों को कवर करूंगा जो कुछ चीज़ें छूट गई है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको हम कवर करेंगे। जैसे कि आप जानेंगे स्वरों का जो उच्चारण का स्थान क्या क्या है, आज उनको बारे में जानेंगे हम। इसके बाद में जो उनकी जाति है, सजाति विजाति, उनके आधार पर जानेंगे किस किस हैं स्वर व्यंजन, इन दोनों को जानेंगे एक साथ। भली कोशिश मेरी ये रहेगी कि कौन से किस तरह के हैं दोनों को एक साथ कवर करेंगे। डिवाइड करने पर आपको डिवाइड के कई तरीके से हर टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं मिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको एक ही तरह के टॉपिक को अलग अलग तरीके से याद ना करना पड़े। एक ट्रिक दो का साध है, मतलब एक साथ दो काम को साधना, एक तीर से दो काम निशाने साधने का कार्य हम करते हुए चल रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे। आज के इस टॉपिक में हम चलेंगे सबसे पहले स्वरों और व्यंजनों। मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ, स्वरों और व्यंजनों। मेरे दोस्त यही दिमाग में बिठाइएगा आप, स्वर और व्यंजन दोनों की हम जब बात कर रहे हैं, स्वर और व्यंजन जब दोनों की बात हम साथ में कर रहे हैं, तो ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण होगा, या तो स्वर पूछेगा आपसे या व्यंजन पूछेगा। तो हमें तो दोनों ही पढ़ना है ना, हमें तो दोनों पढ़ के जाना पड़ेगा। परीक्षक चाहे वो एक पूछो या दो पूछो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें किससे मतलब, हमें तो स्वर और व्यंजन दोनों ही पते होने चाहिए, दोनों का स्थान मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ से कौन सी चीज बोलते हैं। हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, उच्चारण स्थान। मैंने इसको क्या एक टेबल में डिवाइड कर दिया। किस में कर दिया? एक टेबल बना दिया आपके लिए, ताकि आपको और आसानी हो जाए और समझने में मजेदार लगे। समझने में क्या लगे? मजेदार लगे। मेरे दोस्त ये जो है ना, ये ट्रिक मतलब ये टेबल अगर आपने दिमाग में बिठाई होगी, आपको हर टीचर बताएगा कि कंठ बताएगा, तालु बताएगा, मूर्धा बताएगा, सब बताएगा। वो स्वर को अलग बताएगा, व्यंजन को अलग बताएगा, दोनों को अलग अलग बताएगा। मैं आपको इस टेबल में इतने आसानी से समझाऊंगा, ये तीनों चीजें चाहे वो स्वर हो या चाहे व्यंजन हो, दोनों ही इतने आसानी से समझाऊंगा कि आपको एक एक शब्द एक एक वर्ण दिमाग में बैठता हुआ चला जाएगा, दिमाग में बैठता हुआ चला जाएगा। ठीक, ये यहाँ वाई नहीं आएगा, यहाँ कुछ छूट जो था वो टाइपिंग एरर है, इसको मैं सही कर दूंगा। ठीक है, अभी लिख दूंगा यहाँ पर क्या आएगा वो भी। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ आएगा आपका क्या, लरी। क्या आएगा? लरी। ल लिखो, उसके नीचे री की मात्रा लगा दो। ठीक, दंत है ना, हाँ ठीक, लरी। खैर, अब आते हैं हम बात करने जा रहे थे उस टॉपिक के ऊपर आते हैं। हम क्या बोल रहे थे आपको कि ये जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान मतलब कौन सी जगह से कौन से शब्द बोलते हैं वो याद करना होता है। मतलब जैसे होठ है, दांत है, होठ, दांत, कंठ, तालु, इनके सहयोग से इसके माध्यम से इनके उपयोग करते हुए हम कौन सा शब्द का उच्चारण करते हैं वो हम जानेंगे। कौन सा अक्षर का हम उच्चारण कर रहे हैं उनको जानेंगे। किस वर्ण को हम किस तरीके से बोल रहे हैं उनको जानेंगे। इनका वर्ण अक्षर को दो भागों में हमने डिवाइड किया, स्वर और व्यंजन। इन दोनों ही रूपों में इनका कहाँ किस तरीके से उच्चारण किया जा रहा है वो भी हम जानते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। मेरे भाई समझिएगा, एक एक चीज समझते हुए चलिएगा। कैसे? कंठ की बोलें तो आप जब कंठ से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अ आ, तो जोर लगा रहे हो। अब आपको केवल याद रखना कि हमें 11 तो स्वर याद रखना है। क्या रखना है? 11 स्वरों की जो संख्या है मेनली वहां से पूछा जाता है। और मैं इंपॉर्टेंट अलग से वो चीज लिखवाऊंगा आपको जो आज तक शायद किसी टीचर ने नहीं लिखवाई होगी। ठीक, और अगर लिखा है तो अच्छी बात है। फिर भी अगर आपको याद नहीं रहे तो वो भी बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, किस लिए बताऊंगा? क्योंकि आपकी परीक्षा में वो पूछा जा सकता है। इस तरह का फैक्ट है कि वो पूछने योग्य है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी और आप वहां अलग से घबरा जाओगे। जैसे हमें 11 स्वर हैं, उन स्वरों को अलग अलग रूपों में यहाँ बिठाना है। उनको कितने भाग में बांटना है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 11 ही भागों को हमें 9 भागों में बांटना है। आप बोल रहे हैं सर 11 को 9 में मतलब कैसे बैठाओगे अब? तो मेरा भाई हर जगह तो नहीं जाएगा ना, स्वर जो है वो हर जगह से नहीं बोला जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं कम भी हो जाएगा, कम भी तो होता चलेगा। अब आपको दिमाग में बैठाना कि कंठ से जो हम बोल रहे हैं, हमारा कंठ से वहां पर कौन सा रहा, अ और आ स्वर आ जा रहा, क्या आ जा रहा, अ और आ। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, एक बार समझ लीजिए कौन सा कहाँ आएगा, वो समझे उसके बाद ट्रिक समझेंगे, आसानी समझ में आएगी। ठीक, चलिए देखते हैं। कंठ में अ और आ गया। मेरे भाई आप ये बताओ मुझे, जब इसमें से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। अब आपके सामने ये 9 का आंकड़ा कवर हो रहा है, अब बचे कितने? 9 बचे। और आपको बिठाना कितने में? 8 में और बिठाना है। थोड़ा दिमाग में बिठाइएगा। आपको एक जो आपको मैंने लिख करके बताया था कि आपको कैसे लिखना है, आ अ आ, 2 अक्षर लिखो। 2 का समूह याद करवाया था जब मैंने स्वर आपको पढ़ाए थे, तो आपको 2 का समूह याद करवाया था। तो आपको ये 2 लिखा, उसके अगले लाइन फिर 2 लिखो, ई ई लिखी। उसके बाद में अब आपने कितनी लाइन लिख दी? 1 2, 2 लाइनें लिख दी। क्या 2 लाइनें लिख दी? 2 जोड़ों में, 2 जोड़ों को एक साथ लिख के 2 लाइनें लिख दी ना। तो मेरे भाई अब आपको क्या कर देना है, 2 लाइनें लिखी है तो 2 लाइनें यहाँ छोड़ देनी है। ये 2 लाइनें आपको क्या कर देनी है? छोड़ देनी है, क्योंकि आपने 2 लाइनें लिख दी है इसलिए छोड़ देनी है। आपको रटना नहीं है, आपको कैसे क्रम याद रखना, दिमाग में बिठाइए कि शुरू में आपको 2 लाइनें लिखनी है, 2 का जोड़ा बना करके लिखनी है, अ आ करके। और जैसे कि अ और आ जोड़ा होता है, शादीशुदा होता है, जोड़ा से बैठाते हैं ना, कहीं बैठाते हो। हमारे भारतीय संस्कृति में हम कोई भी प्रोग्राम रखते हैं तो वहाँ हवन वगैरह अगर किया जाता है तो वहां पर किसको बिठाया जाता है? एक जोड़ा को बिठाया जाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों को बिठाया जाता है, पति पत्नी को बिठाया जाता है। तो ये इस तरीके समझिए कि ये दोनों जोड़ेदार हैं। अब इस जोड़े को एक साथ बिठा दिया मैंने, फिर इस जोड़े को एक साथ बिठा दिया, और ये क्या है? हवन कुंड है। ये क्या हो गया? हवन कुंड हो गया, हवन कुंड हो गया, हवन कुंड हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है? हवन कुंड छोड़ने के बाद आगे भी तो बिठाना पड़ेगा ना भाई जोड़ा, क्योंकि एक ही साइड तो नहीं, बड़ा प्रोग्राम है तो बड़ा चलेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 लोगों को और बिठाएंगे। किसको? 2 लोगों को और बिठा देंगे। किसको? ए और आई, ए और आई किसको बिठाएंगे आप? इसके बाद में सॉरी, ए आई के पहले ऊ को बिठाएंगे ना, क्योंकि क्रम से याद रखना है, हमें क्रम बिठाने की कोशिश करें। हालांकि वो भी बैठा सकते हैं, लेकिन आपको क्रम बिठाना है। तो अब आपको क्या करना है? 2 ए बैठा दिए तो अगला कौन सा आएगा? ऊ, क्योंकि इस अ आ ए ऊ, अगला क्रम तो आएगा ना, तो ऊ। इसके बाद में कौन सा आएगा? ए आई, ए आई, ए आई। अब ये 2 भी हो गए। आप बोले सर 1, ये 3, ये 4, अब क्या करें? 2 का जोड़ा बन गया है। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, यहाँ बैठ गए, यहाँ पंडित जी बैठे हैं। यहाँ कौन बैठे? पंडित जी बैठे हैं। तो भाई ये जगह भी तो खाली है, एक को यहाँ बैठा दो, एक को यहाँ बैठा दो, एक को यहाँ बैठा दो नीचे, मतलब इसके जस्ट नीचे आ रहा, पर आपको समझने के लिए इधर बैठाना है। ठीक है, समझने के लिए। बाकी वहां परीक्षा की जवाब बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक आप इसके बाद काउंट करोगे उसको। ठीक है, समझ रहे? तो यहाँ इस कुंड में कहाँ बैठा रहे हो? अब इस कुंड के इस साइड बैठा रहो। किसको बैठा रहो? कौन बचा? ए आई हो गया ना, ओ औ बचा। क्या बचा? ओ औ बचा, ओ और औ बचा। मेरा भाई यहाँ तक समझा? आपको कुछ भी चीज रटना नहीं है, आपको सबसे पहले 2 लोगों को बैठाना है, 2 जोड़ों को बैठाना है। फिर उसके बाद ये हवन कुंड छोड़ दिया, हवन कुंड छोड़ा, हवन कुंड छोड़ दिया। इसके बाद आपको फिर से क्या बैठाना है? 2 जोड़े को बैठाना, जो क्रम में आ गया, निरंतर आ रहे हैं। उसके बाद क्या? एक साइड पंडित जी बैठ गए हैं तो दूसरी साइड कौन बैठेंगे? ओ औ बैठेंगे, ओ औ बैठेंगे। अब हमें ये जो है, ये वाला जो टेबल है, ये वाली, ये हम रटेंगे, ये हम याद करेंगे। अभी इसको भी याद करेंगे, कैसे करेंगे सब ट्रिक बताऊंगा मैं, जरा बने रहिए। लेकिन आपको अभी क्या बैठाना है कि इसको तो इस क्रम में हम याद रख ही लेंगे, केवल ये क्रम याद रखना, इनका क्रम हमें याद रखना ही नहीं स्वर का। कैसे स्वर को यहाँ बिठाएंगे वो जरा जानिए आप। अब हमने यहाँ आपके सामने एक शब्द यूज किया, हवन कुंड। क्या लिखा है यहाँ पर मैंने? हवन कुंड। क्या लिखा है? हवन कुंड लिखा है। जरा हवन कुंड ही क्यों लिखा मैंने यहाँ, ये भी दिमाग में बिठाए ना। इसको मैंने हवन ही क्यों कहा? हवन कुंड क्यों कहा? क्यों जोड़ा होगा हवन कुंड? हवन कुंड को कौन, मतलब हवन जो करवाते कौन करवाते? ऋषि कराते हैं। कौन कराते हैं? ऋषि कराते हैं। और ऋषि कहते हैं, देवी देवता का नाम लेते हैं और वहां कहते हैं आओ यहाँ विराजमान लो, यहाँ विराजो, यहाँ विराजमान लो विराजमान लो, यहाँ आके ग्रह प्रवेश करो। तो ये री आएगा, री और लिरे, री और लिरे। अब मेरा भाई यहाँ पर री है और ये भी री है, समझ रहे हो? ल में जब नीचे ये वाली मात्रा लग रही तो ये किसकी लग रही? री की लग रही। मैंने आपको मात्रा पढ़ाई थी, वहां बताए थे कि री की ये वाली मात्रा होती है, बताई थी ना। तो ये यहाँ पर वही तो लग रही है मेरे भाई,
और कौन सी लग रही है, ये वही तो लग रही है। तो मेरे दोस्त आपको दिमाग में बस इतना बिठाना है कि हवन कुंड में ऋषि रहते हैं, तो ऋषि लोगों को ऋषि ऋषि को लेकर आए, या ऐसा कुछ भी लिरि लिरि को भी आप बिठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी री है, यहाँ भी री है, यहाँ सिर्फ री है और यहाँ व्यंजन के साथ री है, बस इतना दिमाग बिठाइएगा। ये मैं यहाँ री क्यों लिख रहा हूँ साथ में, क्योंकि इस री की वजह से लिख रहा हूँ स्वर में, बस आपको दिमाग में बिठाने के लिए कि एक री यहाँ पर है, इसलिए स्वर में बिठा रहा हूँ। ये वाली खाली छोड़ सकते हैं आप, पर आपको याद करवाने के लिए कि कभी अगर पूछ लिया जाए कि लरी का उच्चारण स्थान क्या है, तो उसका दंत है। लरी का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत है। लरी लरी। अब देखिए मैं बोल के दिखाऊंगा आपको, एक एक चीज समझाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, आप घबराइए नहीं। खैर ठीक है, अब आते हैं हम क्या, यहाँ तक तो हो गया हमारा। ये हवन कुंड की बात समझ में आ गई। हवन कुंड कौन करवा रहे हैं, ऋषि जी करवा रहे हैं। हवन कुंड कौन करवा रहे हैं, ऋषि जी। अब एक बार और मैं समझा देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अब थोड़ा आपको मैं यहाँ हवन लिख देता हूँ, हवन कुंड, ये हवन कुंड है, ठीक है, कुंड, ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आपको मैं यहाँ से सिखा रहा हूँ, समझिएगा एक बार और ध्यानपूर्वक। मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ से परीक्षा में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100%, इसलिए इतना जोर बार बार लगा रहा हूँ कि आप याद कर लीजिए मेरे भाई। याद कैसे करोगे, क्या क्या करोगे, वो ट्रिक तो मैं बता रहा हूँ ना, तरीका मैं दे रहा हूँ आपको। तो बस क्या करना है, पढ़ना है, क्लास में कंटिन्यू बने रहना है और ध्यानपूर्वक नोट करना है जो बोल रहा हूँ चीज। सबसे पहले क्या करोगे आप, ये पहले अगर क्रम याद हो गया ना, तो ये तो करवा जाऊंगा मैं, मुझे पता है कि ये मैं आपको करवा जाऊंगा, ये क्रम याद करवा दूं, ये करवा दूं, उसके बाद ये करवा दूंगा, क्योंकि इसको तो क्रम से तो याद रखना है, ये टेबल तो याद रखना है। इस टेबल में 2 से 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमें याद होना चाहिए। चलो आते हैं, क्या है, हमें सबसे पहले स्वरों का जान रहे थे हम। तो स्वरों की जो बात चल रही थी उसमें क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले जो हवन हमारे गाँव में प्रोग्राम चल रहा है, सपोज कीजिए आपके गाँव में कोई चल रही है हवन, जैसे अभी महाशिवरात्रि आने वाली, महाशिवरात्रि और इनका समय चलने लगा, अभी गणेश चतुर्थी चलेगी, फिर शिवरात्रि नवरात्र चलेगी, उसका बाद से ये सारी जो घटना है वो मान लीजिए महाशिवरात्रि समय हर जगह होती है, और नव दुर्गा उसमें होता है, गणेश चतुर्थी में वहाँ भी होता है। तो मेरे भाई जब हवन करवाया जाता है इन बड़े बड़े स्तरों पे, जब हवन प्रोग्राम चलता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ नहीं, वहाँ पर 2 जोड़े बिठाए जाते हैं। कौन से, पति पत्नी का जोड़ा बिठाया जाता है। पति पत्नी के जोड़े के साथ हाथ, उनके हाथों से हवन करवाया जाता है, ताकि वो अच्छा जोड़ा रहे, जोड़ा रहेगा तो सारे देवी देवता खुश होंगे। तो मेरे भाई हमें क्या बिठाना है, जोड़ा बिठाना। जोड़ा कैसे बिठाएंगे, पति पत्नी का। पति पत्नी कौन हो गए, हमारे स्वरों के पति पत्नी कौन हो गए, स्वर में अ की पत्नी आ बन गई, अ की पत्नी आ बना लो, ई की पत्नी ई बना लो। क्योंकि हमेशा एक बात दिमाग में बिठाइएगा, आप बड़े वाले को क्यों बना रहे हो, क्योंकि आपने आपको एक शब्द और बहुत अच्छा बताता हूं मैं आपको, हिंदी की बात ही चल रही तो वो आगे, हालांकि मैं जब आपको शब्दकोश पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा ही, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पर भी पति में हमेशा छोटी की मात्रा आती है, और पत्नी में हमेशा बड़े की मात्रा आती है। ये आपसे कभी कभी पूछ लिया अगर वहां, तो दिमाग में बिठाइएगा, पत्नी में बड़े की मात्रा आएगी और पति में छोटे की मात्रा आएगी। तो हम यहाँ पर अ को पति बना रहे हैं और आ को पत्नी, क्यों, क्योंकि बड़े बड़े कौन आ रही, बड़े किस किस में आ रहे मात्र भी, ई में आ रही, मतलब पत्नी में आ रही, तो पत्नी को बड़ा बना दो, क्या बना दो, बड़ा बना दो। अब हमने पत्नी को बड़ा बना दिया भाई, तो ये तो हो गया पति, ये हो गया पत्नी, ये पति, ये पति पत्नी। अब हमें 2 जोड़ा बिठा दिया, क्या बिठाया हमने, 2 जोड़े बिठाया, आ को बिठा दिया और ई को बिठा दिया। जब दोनों जोड़ों को बिठाया उसके बाद में, अब भाई वहां हवन करने के लिए जगह तो होना चाहिए ना, सामने जगह छोड़नी पड़ेगी ना, पूरा कुंड बनेगा एक, तो हमने एक कुंड बना दिया, क्या बना दिया, एक कुंड बना दिया, ये हवन कुंड बना दिया। और हवन कुंड में कौन विराजमान होते हैं, ऋषि लोग विराजमान होते हैं। कौन विराजमान होते हैं, ऋषि लोग विराजमान होते हैं। ऋषि लोग, ये हमारे धारणा वहां हमें दिखाई नहीं देगा, जैसे अग्नि है, तो अग्नि को ये कहा जाता है कि वो ऋषि देव की ही देन से आती है, तो हम वहां क्या करें, उस अग्नि में ऋषि देव विराजमान है। कौन है, हवन कुंड में ऋषि देव विराजमान है, तो ऋषि देव विराजमान है। ऋषि लोग विराजमान है, तो ऋषि लोग हो गया। ऋषि लोग विराजमान होने के बाद में यहां लिख देता हूं मैं इसका अच्छे से, ऋषि लोग विराजमान है, ऋषि लोग विराजमान। अब मेरे भाई आप लोगों को क्या बिठाना है दिमाग में, फिर से विराजमान। आपको क्या है, जो ऋषि लोग विराजमान है किस में है, ये
कुंड में है। अब हमने 2 जोड़ा बिठाया था, इसके बाद में ऋषि लोगों के लिए जगह छोड़ी, कुंड के लिए हवन करने के लिए। फिर हमारे सामने अब जोड़ा और बिठाना हमें कितना जोड़ा बिठाना है, 2 और 3 5, टोटल जोड़ा ही 5 ही बिठाया जाता है ना, टोटल 5 जोड़ा बिठाया जाता है। तो हम 5 जोड़ा बिठाएंगे, क्योंकि हमारे इस भारतीय संस्कृति में एक धारणा होती है, या तो जोड़े में 5 बैठेंगे, 3 5 9 ये क्रम चलेगा, मतलब विषम क्रम चलता है। तो मेरे दोस्त हमारे पास 5 जोड़े हैं पूरे, कितने हैं, 5 हैं। तो हम तो 5 को बिठाएंगे, जितना हमारे पास उपलब्ध है उतने तो बिठा पाएंगे ना, ज्यादा कम ज्यादा तो कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया, 5 जोड़ों को बिठाने का निर्धारण किया। उन 5 में एक का नाम है आ, दूसरे का नाम है ई, तीसरे का नाम है उ, आ ई उ, ये 3 जोड़े हो गए। चौथा जोड़ा कौन सा, ए आई, ए आया के बैठ, ए आया ने बैठ। उसके बाद में आया ने बैठ, ओ वहां बैठेगा, वो वहां बैठेगा, ओ वहां बैठेगा, ओ वहां बैठेगा, वहां ओ वहां बैठी जाओ, वहां बैठी जाओ। हमारी मालवी में एक शब्द चलता है, ओ कहीं जे रहा था आईडी ने बैठो। तो ये आई 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 ने ये शब्द कवर वहां हो सकता है, लेकिन मैं उस भाषा में नहीं समझाऊंगा आपको हिंदी में समझाऊंगा कि जो ए आई है उनको हमें याद भी नहीं करना है मेरे भाई। ये ट्रिक ऐसी बनी है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगी। आई होप समझ गए होंगे आप। ये तो क्रम आपको याद हो जाएगा, इसमें आपको अब दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। चलिए, अब याद करवाने की जिम्मेदारी मैंने ली है तो मैं करवाऊंगा ना। अब जरा बस साथ कहते हैं ना कि आपको क्या करना है, बस कंटिन्यूटी बनानी है। क्या करनी है, कंटिन्यूटी बनानी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कैसे याद हो गया है और कैसे रट गए हैं। आपको एग्जाम हॉल में ये चलेगा रटे हैं हमने, मतलब आपको अभी ऐसा दिखेगा भले चाहे कि हम रट गए हैं, लेकिन आप रटेंगे नहीं एक्चुअल में, है ना। आप क्या करेंगे, ये नया लरी है, ठीक है, ये मिटाने में मिट जाएगा आप लरी, ठीक। ये दिमाग से यार टाइपिंग एरर है यार एक छोटी सी, खैर कोई बात नहीं। लरी हो गया। अब इसके बाद में ओ और प वर्ग, ये प वर्ग। अच्छा सुनिए, ये तो हो गया हमारा। अब हम व्यंजन को देखते हैं, फिर इसका क्रम भी याद करेंगे। रुकिए जरा, इसको भी याद करवाऊंगा। अब बस कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अच्छा कम करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। तो जरा इंतजार कीजिए, अंत तक वीडियो देखिए, फिर ही तो मजा मिलेगा। ये तो याद हो गया ना, स्वरों के पिल्ले तो याद हो गए ना, स्वर के पिल्ले याद हो गए ना। अब व्यंजनों के पास आते हैं, वेस्ट लोगों के पास आते हैं। व्यंजन मतलब वेस्ट लोग, ये मतलब बेरोजगार लोगों का तो वर्ग है, क्योंकि इनको इनकी जरूरत होती है हमेशा ही। समझा था ना मैंने आपको कि बेरोजगारों का समूह है। अब इन बेरोजगार समूह वालों के सामने बात करते हैं तो इनको कैसे याद रखेंगे, ये तो हले अभी दिमाग में आई है ट्रिक, अच्छी आई है, अच्छा समझाने में आया है। ह और अ, मेरे भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले दिमाग में ये बिठाना है कि कंठ, कंठ पे जब ये तो क्रम से लिख लोगे आप, ये क्रम से लिख लोगे। अब आपको इसका क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल क्या होगा, कैसे मुश्किल होगा, ये मैंने लिखा, ठीक है सही है। अब यहाँ पर ये याद रखना कैसे दिक्कत होगी। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, 25 स्पर्श व्यंजन दिमाग में लाना है। क्या करना है, 25 स्पर्श व्यंजन दिमाग में लेकर आना है। 25 स्पर्श व्यंजनों की जो ट्रिक है क्रम, मैंने वो तुम्हें आप लोगों को मैंने ट्रिक क्यों याद करवाई, क्रम क्यों याद करवाया, क्योंकि कल को ये बात सामने आएगी आपको। यहाँ जब उच्चारण स्थान और क्रम ये देखोगे ना व्यंजन, आपके लिए दुविधा बनेगी। क्या बनेगी, दुविधा, क्रम में जमाने के लिए। तो उसको जमा करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बिठाना है। सबसे पहले यहाँ क्या करना आपको, ये 25 वर्ग हैं, इसकी ट्रिक क्या थी। अरे मेरे भाई फिर भूल गए, क्या बोला था, कचोटता प्यार है तुम्हारा जरा शर्म कर लो। मतलब आपका जो प्यार है ना, प्यार तो आप करते हो, लेकिन कैसा है, कचोटता वाला, मतलब बार बार आपको डेली कचोटन हो रही है, डेली चुभन हो रही है। तो आपका प्यार कैसा है, कचोटता प्यार है, शर्म कर लो थोड़ी, थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है, सब प्यार करते हो। आप अपने जो प्रेमी हैं उसको डेली दबाव में डालते हो, उसको डेली गाली गलौज करते हो, उसको चाहे जैसे बोलते हो, तो उसको चुभ रहे ना बातें। जब उसको कचोट रहे हो तो क्या होता है, इससे आपका प्यार इतना कचोटता है क्या, इतने गिरे हुए हो क्या तुम, इसलिए शर्म करो, शर्म आ जाओ। तो यहाँ लिखो कचोटता प्यार, क्या लिखोगे, कचोटता प्यार। देखिए मुझे है ना यहाँ पर कचोटता प्यार में यह की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी अभी, ठीक है, यह की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। तो मैं प तक लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है, प तक लिख रहा हूँ आपके सामने, कचोटता प, कचोटता प्यार। अब प्यार वाला जो शब्द है उसमें मैं यह को उनको थोड़ी देर के लिए भुला रहा हूँ। मैं आपको लिखवा चुका हूँ ट्रिक पहले, कचोटता प्यार, और उसके बाद में मेरे को जोड़ना था शर्म, है ना। खैर वो भी जोड़ूंगा आगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे वापस समझाता हुआ चलूंगा।
आपको दिमाग में बिठाना है कचोटता प्यार में, क्या बिठाना है मेरे भाई, सबसे पहले क्या बिठाना है, यहाँ पर क्या आ रहा है, क वर्ग आ रहा है, तो मेरे भाई हमें क वर्ग लिख पता है सबको, क वर्ग लिखना, फिर कौन सा आ रहा है, च वर्ग आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, च वर्ग आ रहा है, फिर ट वर्ग आ रहा है, फिर ट वर्ग आ रहा है, फिर ट वर्ग आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, त वर्ग आ रहा है, त वर्ग आ रहा है, त वर्ग आ रहा है, अगला कौन सा आ रहा है, प वर्ग आ रहा है। क्या यहाँ तक मेरे भाई किसी को कोई प्रॉब्लम, ये तो आपको मैं करवा चुका हूँ, इसमें समझाने की जरूरत नहीं। मेरे भाई आपको केवल ये तो तरीका याद रखना है, अगर ये आपको याद है तो ये क्रम तो आप जमा लोगे, ऊपर से नीचे जमा ले जाओगे, है ना। अब यहाँ जरा देखिए व्यंजन में क, इसके बाद में आपका ये क बैठा सबसे ऊपर, क सबसे पहले नंबर क बैठा। मैंने पता है इनको इसी क्रम में जमा रखा है कि आपका ये क्रम लागू हो, आपका ये क्रम भी लागू हो, उसे अकॉर्डिंग ये टेबल बनाइए। मैं चाहता था तालू पहले बिठा था, कंठ नीचे मुर्दा ऊपर नीचे बिठा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने उस क्रम में बिठाया इनको कि आप क्रम से याद रखें, और वही जगह छोड़ी जहां हमें जरूरत पड़ी। और हमने क्या किया, जब उनको क्रम में बिठाया ना, तो हमें केवल ये चीज याद रखनी है दिमाग में, उसके बाद अपना आप एक दूसरे क्रम लिख देंगे, तो हमारे सामने आ जाएगा कौन सा किससे बोला जाएगा, आ जाएगा, तो हम आराम से हमारी परीक्षा में क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल जाएंगे। तो इसी तरीके से याद करवाने का सोचा है कि सरलतम रूप क्या हो सके, जब हमने एक बार याद कर लिया है तो उस चीज को डबल क्यों करें, दोबारा क्यों उसमें समय बर्बाद करें, उसी को क्यों ना उपयोग किया जाए, तो वही करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हमारा क्या है, ये क वर्ग जो है पहले नंबर पे आएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियरिटी समझ में आ रही है, कुछ रटना पड़ रहा है, नहीं रटना पड़ रहा है भाई, क वर्ग तो आएगा, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद में च वर्ग आ रहा है, अगला कौन सा आ रहा है आपका, च वर्ग आ रहा। तो च वर्ग देखिए दूसरे नंबर पे च वर्ग ही बैठा है, दूसरे पे भी च वर्ग ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तीसरे पे कौन सा, ट, मेरा भाई तीसरे पे यहाँ पर भी तो ट ही है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, तीसरे पे बैठा है। अच्छा बताइए त वर्ग कहाँ बैठा है, चौथे पे, उधर भी चौथे क्रम में ही है, क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आप देखें प वर्ग, तो प वर्ग कहाँ पर है, पांचवे पे है, प वर्ग है। अब प तो पांचवे पर पांच, बात बराबर है। और इसमें देखें तो ओस्ट, पप्पा 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 को बुलाओ, पप्पा पप्पा, आप होठ को उठा रहे हो ना, आप बिना होठ हिलाए बोल नहीं सकते पप्पा, तो पप्पा बोलने के लिए आपको होठ हिलाना पड़ेगा, ओस्ट हिलाना पड़ेगा। टेंशन ना लो, सब याद कराऊंगा इसी तरीके से एक एक चीज। चलिए अब आते हैं, आपको ये तो समझ में आ गया कि ये हमें केवल ये क्रम याद है, ये ट्रिक याद है, तो ये क्रम भी हमेशा से लिख देंगे, ऊपर से नीचे तो लिखना है, क्या करना है, कुछ नया नहीं करना, ठीक है लिख लोगे। आई होप समझ गए यहाँ तक कि हाँ लिख लोगे। देखिए मैं एक भी चीज रटवाऊंगा नहीं आपको, जो समझ रहा हूँ वो दिमाग में बिठाइए बस, और इसको एक दो बार लिख करके देख लेना, आप आंखें बंद करके लिख लोगे, फिर एक दो बार लिख के देखने के बाद। अब आते हैं, आप बोलेंगे सर ये कवर याद हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन ये बताइए आप क के साथ में आपने दो लिखा, हाँ जनाब लिखा ना, आहा लिखा है, आहा आह। अब आप दिमाग बिठाइए, यहाँ क्या लिखा, ह, और ये जो दो बिंदी है क्या डिनोट करती है, ह को तो डिनोट करती है ना, तो अह बोलते हैं हम विसर्ग वाला, तो अह जो है अयोग वाह का सेकंड वर्ण, अयोग वाह का सेकंड वर्ण जो है विसर्ग वाला, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अह बोलते हैं, है ना। हाँ भाई ये क वर्ग है, हम काम कर करके हम थक गए हैं, अब थोड़ा हरामी मत बना मत करो, अब आराम करने दो, इस तरीके से कुछ जोड़िए इसको। आप ऐसा कुछ जोड़ेंगे ना आपके दिमाग में, फिर आपको भी लंबा लगेगा ट्रिक, आपको तरीका लंबा लगेगा समझने का, लेकिन जब आप इसको वहां लिखने बैठेंगे ना, तब आपको लगा अरे यार काम बहुत कर लिया, अब थोड़ा हरामीपन कम करो, हमने काम बहुत कर लिया, मतलब मालिक को बोलते अब इतने क्या हरामी हो तुम कि हमें काम काम ही काम करवा रहे हो हमसे, इतने क्या हरामी हो, काम ही काम करवा रहे हो। आहा तो ह यहाँ है, और ह इसमें उच्चारण में जहां जहां ह आ रहा है वो ह के साथ में जाएगा ना, ह तो आएगा अहम 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 अहम, यही जा रहा, ह ह ह ह, तो ये यहाँ ही तो जा रहा है, अहम 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 अह 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 अह। तो आप देखेंगे अह जो बोल रहे हो आप, अह विसर्ग वाला जो बोल रहे हो, तो ये अह बोलने के लिए आप कंठ पे जोर दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, कंठ पे जोर जा रहा है, इसलिए ये दो वर्ण बोलने आएगा, समझ गए। चलिए खैर आते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा होता जा रहा है ना वीडियो। खैर इसके बाद आते हैं हम कौन सा, ये क वर्ग आपको कंठ वाला समझ में आ गया होगा, कंठ वाला समझ में आ गया होगा, कंठ को याद कर लीजिए मेरा भाई, कंठ को याद कर लीजिए। ये कैसे मिट रहा है यार, ये कहाँ से मिट गया यहाँ पर, वाह
क्या आप सबको नहीं है, क्या आप सबको ये बात समझ में आई कि ये जो कंठ है सबसे पहला क्या होगा, कंठ पे जाओगे आप। कहाँ जाओगे, कंठ। अभी मैंने डकार खाई कहाँ से खाई, कंठ से खाई। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा कंठ, कंठ में। और कंठ में कौन कौन से पहला जोड़ा बिठाऊंगा, ये तो आप बिठा लोगे, है ना। और इसको अच्छा मैं पहले व्यंजन समझा रहा था ना, अभी व्यंजन नहीं समझा ना अभी, चलो फिर वापस आता हूँ। व्यंजन में ये समझा दिया मैंने, वर्ग तो आपको क्लियरिटी हो गई होगी। आपको क्या देखना, अब देखिए च वर्ग में जो चमचे लोग होता है ना वो यश प्राप्त करना चाहते हैं। जो चमचा लोग होता है ना वो यश की प्राप्ति करना चाहते हैं। क्या करते हैं, चमचा लोग यश प्राप्त करते हैं। तो मेरे भाई चमचा लोग यश प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, चमचा लोग यश प्राप्त करते हैं। तो च वर्ग जहां आएगा उसके साथ में यश भी आएगा। यश भी चमचा लोगों की श्रेणी में आता है। चमचा लोग यश प्राप्ति की कामनाएं करते हैं हमेशा ही। तो यश क्या करता है, यश। क्या ये बात समझ में आ गई, ये बात तो आ गई होगी ना समझ, इसमें तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। चमचा लोग, चमचा लोग, चमचा लोग, चमचा लोग क्या करते हैं, यश प्राप्ति की कामना करते हैं। यश प्राप्ति की कामना करते हैं, प्राप्ति की कामना करते हैं, यश प्राप्ति की कामना करते हैं। क्या करते हैं, यश प्राप्ति की कामना करते हैं। मेरे भाई आपको यश भी आ गया और चमचा में च वर्ग आ गया, हो गया पूरा काम। जय राम, देखिए राम राम। चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। तो करते हैं इसको, चमचा लोगों को एरेज करते हैं, इरेज करो, मिठाओ, चलो आगे बढ़ो। चमचा लोग के बाद में क्या आया हमारा, कौन सा आया, ट वर्ग आया। ट वर्ग आया और र और श आ गया। आप बोलेंगे श कैसे पढ़ेंगे सर इसको, ओ षटकोण वाला श जो है उसको कैसे पढ़ेंगे, और आप बोलेंगे सर र को कैसे आए। आप ये बताइए जरा, आपका जो ट है वो तो आपको याद है, लेकिन आपने कभी ये देखा होगा कि टर टर करता हुआ कौन भोंकता है, टर टर कौन करता है, टर टर कौन करता है, जो आपका कौन, मेंढक। मेंढक क्या करता है, मेंढक, मेंढक क्या करता है, मेंढक करता है टर टर। क्या करता है, टर टर। अब टर टर में र है तो ट वर्ग के साथ में र तो आएगा। क्या समझे, क्या समझ आ रही बात, कि टर टर कौन कर रहा है, मेंढक कर रहा है, मेंढक कर रहा है। तो थोड़ा सा तो ये आपको थोड़ा दिमाग बिठाना पड़ेगा कि मेंढक टर टर कर रहा है तो कुछ क्रश कर रहा है, कुछ कर्ष कर रहा है, कुछ कर्ष मतलब कुछ तो उसको अनुभूति हो रही है। कर्ष मतलब यहाँ इस सेंस में लीजिएगा कि कुछ उसको महसूस हो रही है, बारिश होने की संभावना मानी जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाता है ना कि मेंढक अगर कर कर करता है तो बारिश होने की जरूरत है, बारिश की डिमांड है, बारिश होने की संभावना है, ऐसा माना जाता है। तो कर्कश क्या कर रहा है, कर्कश कर रहा है, उसको कुछ हर्ष हो रहा है, कुछ टर्टर कर रहा है तो उसको कुछ हर्ष हो रहा है, कुछ हर्ष हो रहा है, हर्ष हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ हर्ष हो रहा है। आपके सामने ये हर्ष भी इसमें जोड़ दिया, आपको र 2 बार दिख गया, आपको र 2 बार मिल जा रहा है, हर्ष। अब आपको यहाँ ह काउंट नहीं करना क्योंकि ह तो आप पहले ले चुके हो ना। अब कहाँ से काउंट करोगे, एक बार छोड़ दिया उसको, खत्म उसका, भले आप उस शब्द को आप कितनी बार प्रयोग करो, लेकिन आपका काम तो हो जा रहा है, हर्ष। मेंढक टर्टर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको हर्ष हो रही है किसी बात की, ठीक। अब चलते हैं आगे, ये हर्ष भी हो गया, मेंढक भी हो गया। अगला आता है आपका त वर्ग। त वर्ग में ल स, ल और स। तुम लोग लहसुन क्या करते हो, बहुत खाते हो। तुम लोग लहसुन बहुत खाते हो और दांतों से चबा चबा करके। तुम लोग दांतों से, तुम, अच्छा तुम में म भी तो इसी में आ जाएगा ना, तो यार तुम में, एक काम करो, एक एक म यहाँ मत यूज करो, क्योंकि आप यहाँ म यूज करोगे तो दिक्कत दे जाएगी, है ना। तो तुम के जाके क्या करूंगा, तू ना लहसुन बहुत खाता है। अपने दोस्त को बोलो, तू 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 लहसुन, लहसुन, तू लहसुन बहुत खाता है, बहुत दांतों से चबा, तू लहसुन बहुत, बहुत दांतों से, दांतों से चबा के खाता है, चबा के खाता है, चबा के खाता है। क्या करता है, खाता है। आपका दोस्त है कोई खाता, उसको बोल रहे हो आप कि क्या बोल रहे हो, कि वो जो है तू, तू मतलब त हो गया, त वर्ग हो गया, और लहसुन में लहसुन, ल और स। अब आप बोल रहे हैं सर न कहाँ गया, तो आप देखेंगे त थ द न भी तो इसी में आएगा, तो लहसुन का न भी तो यही काउंट हो गया। और ह क्यों नहीं होगा, क्यों हम पहले ले चुके हैं,
तो ह की हमें जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि त हो जा रहा तू से, इसके बाद में त के साथ में लहसुन शब्द यूज किया, तो लहसुन में ल और स है और न है, तो न भी उसके साथ ही आ रहा है। और क्या कर रहे हो, दांतों से खा रहे हो। किससे खा रहे हो, दांतों से चबा चबा खा रहे हो। तो ये दांतों से चबा चबा के खा रहे हो, दांतों से चबा चबा के खा रहे हो, दांतों से चबा चबा खा रहे हो, क्या दंत हो गया, हो गया। ये तो आपको मैंने पूरा वर्ग ही याद करा दिया, ये तो पूरा वर्ग हो गया दांतों का। तो ट्रिक यूं हो गई है, यूं करवाना चाह रहा था, एक यूं हो गई है। देखिए ना दिमाग ऐसे चलता है मेरे भाई। चलिए खैर, अच्छे दिमाग में कि तू लहसुन बहुत दांतों से चबा चबा के खा रहा है, भाई क्या चक्कर है, क्या है राज, क्या राज है, क्या चाहते हो, ऐसे ऐसे याद करो। अब इसके बाद में मैंने बोला आप पापा कैसे बोलोगे, अपने होठों से बोलोगे। कैसे बोलोगे, होठों से बोलोगे। पापा को कैसे बोलोगे, होठों से बोलोगे, पापा को होठों से बोलोगे। तो प वर्ग किस में आ जाएगा, होठ, ओष्ठ, ओष्ठ, होठ, ओष्ठ आ जाए, ओष्ठ आ जाए, जो भी वहां वो शब्द यूज कर ले वो दिमाग में बिठाइएगा कि पापा, पापा को हम होठ से ही बोलेंगे, हमें याद नहीं करना, हमें रटना नहीं है। ओ पापा, ओ पापा कहाँ हो, ऊ मतलब आपने किसी को बोला कि मेरे पापा को देखा, तो बोलेगा ऊ है, ऊ वहां गयो वहां, मतलब उनकी जो एज का उनका कोई फ्रेंड है, उनको आप बोलोगे कि आपने मेरे अंकल, आपने मेरे पापा को देखा, तो आपने होठों से बोल दिया पापा, पावर को हो गया। तो आपको वो जो अंकल है जिसको आपने पूछा है आपके पापा के दोस्तों को, वो बोले वो गयो, वो गयो, वो एड़ गयो, वो एड़ गयो, तो वो गयो, वो आ गया, वो भी, तो वो भी प वर्ग में आ जाए, इसके साथ आ जाएगा, किसमें, होठ में आ जाएगा। ठीक, आगे समझ में। चलिए अब चलते हैं आगे। कहीं ना कहीं मालूम शब्द जरूर आपको थोड़ा अटपटा लगेगा मेरे भाई, लेकिन ये जो है ना याद कराने का तरीका, उसमें जो क्षेत्रीय लैंग्वेज का होता है ना, उनका प्रभाव देख ही जाता है ट्रिक्स में। खैर, अब हमारा क्या हो गया, ये भी हो गया। अब ये तो हमें याद नहीं करना क्योंकि तो खाली है। कौन सा, कंठ तालु और कंठोष्ठ, इन दो से हमें कोई मतलब नहीं। हमें एक और यहाँ दिखाई दे रहा व, आप बोलेंगे सर आपने ये व यहाँ क्यों नहीं लिखा, य र ल, आप बोलेंगे य र ल, ये तो तीनों आपने ऊपर नीचे ऐसे से लिखा, श श श और ह। ठीक, य र ल व यहाँ लिखा, इतना दूर दूर कैसे क्या किया, इसको यहाँ भी तो लिख सकते थे। जी हाँ, मैं लिख सकता था, लेकिन मेरी ये जो ट्रिक है ना, ये वाली जो व ये गड़बड़ा रही थी, ये गड़बड़ा रही थी, इसलिए मैंने इसको बाहर ही निकाला। भाई तू बाहर जा, अकेला है, तेरे को याद कर लेंगे हम, तो हमारा पूरा जो खेल है उसको मत बिगाड़, तो इसलिए इसको मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अब इससे, क्यों अलग किया। अब देखिए आपका क्या सामने था, ये अगर एक और तरीका था हमारे पास याद रखने का कि क्या है, हमें पहला वर्ग तो याद हो ही जाता है, हो भी गया होगा। आई होप समझा दिया मैंने आपको कि क्या बोला मैंने, क वर्ग में है, और क वर्ग में है तो क्या किया कि आपने काम तो बहुत करवा लिया, हरामी कही के, हरामी कही के, ह दोनों में है, इसलिए ह और ये और ह दोनों वहां आ जाएगा। इसके बाद में एक और तरीका याद है, जैसे ये मैंने याद कराया कि चमचा लोग यश प्राप्ति की बात करते हैं, ये बात हमने क्या किया, याद की है। लेकिन एक और तरीका क्या है, य र ल, य र ल, आगे अंतस्थ, जो अंतस्थ व्यंजन वो एक के बाद एक लिख दीजिए, केवल एक नीचे क्रम से, तो भी याद हो जाएगा। इसके बाद में एक और याद रख सकता आप, क्या है, श श श, श स स, याद है तीनों, ये भी मतलब अपने क्रम में चल रहे हैं। ये भी अगर याद रखना हो तो क च ट त प, ये तो हमें ऐसे क्रम से याद रखना ना, क च ट त प, तो इसके साथ ही तो हम जोड़ रहे हैं ना, तो इसके साथ इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको जो तरीका सुटेबल, जो आसान लगे वो अप्लाई कर लीजिए। मैंने दो तरीका बताया, मुझे तो ये आसान ये लग रहा है कि मेरे भाई ये क्या काम बहुत करा लिया हरामी कही के। ठीक यार, चमचा लोग है ना बहुत यश की प्राप्ति करते हैं, मतलब इच्छा करते हैं कि हमें यश मिलेगा आगे चल के। और ये ना जो टटर कर रहा है कौन, वो उसको हर्ष है, कौन, मेंढक। इसके बाद क्या है, त, अरे तू ना लहसुन बहुत चबा रहा है दांतों से, तो दांतों भी याद हो गया। अब टटर कौन करते हैं, हर्ष लोग, कब, जो वो मर रहे हो, मुर्दा में हो, मुर्दावस्था में हो, मुर्दावस्था में कब, उनको पानी की जरूरत है ना भाई, तो टटर तभी करेंगे ना, मतलब वो मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, टटर इसलिए कर रहे हैं। क्या समझ में आ रही बात, ये ट्रिक आसानी से ये भी याद करवाता हुआ चलेगी। इसके बाद में क्या है, यश, चमचा लोग यश प्राप्ति के क्यों कामना करते हैं, क्योंकि वो तालों में रहते हैं, तालों में तिजोरी में सामान जमा के रखते हैं। कहा क्या बात हो रही है कि चमचा लोग जिसके वहां चमचागिरी करते हैं, उनके सामने वहां क्या दिखता है, ताला चाबी दिखती है। क्या दिखती है, ताला चाबी दिखती है। क्या तालू याद नहीं हो जाएगा चमचा से, चमचा लोग यश प्राप्ति करते हैं ताले में बैठ करके।
ताले में देखते हैं, ताला को देखते हैं बार बार, इसलिए वो कहते हैं हमें भी यश मिलेगा किसी दिन, क्योंकि वो दूसरे के मारे थे, बड़े लोगों को वहाँ चमचागिरी करते हैं, तो क्या करते हैं, यश प्राप्ति की कामना करते हैं कि हमें भी इस तरह के ताला चाबी मिलेगी, इस तरह से रहेंगे। क्या समझे यहाँ तक? चलो अब इसके बाद में हमें कंठ याद करना है। मेरा भाई आपके सामने यहाँ क है, क वर्ग है, जब क वर्ग वही है और उसकी जो वर्ग है उसका उच्चारण ही कहाँ से हो रहा है, क से हो रहा है, कंठ, कंठ और क, बात बराबर बन गई ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कर्म कराओगे तो हरामी गाएगा, आ गया ना, पूरा हो गया। अब मेरे भाई यहाँ तक का काम निपट गया होगा, ओ सॉरी यहाँ तक नहीं, ओष्ट तक काम निपट गया, ओष्ट तक का काम मैंने आपको फिनिश कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ तक आई। कितनी बातें हो गई, 1 2 3 4 5, कितने और बचे, 4 और बचे साहब, 4 और बचे। अब इस 4 में मैं आपको बताऊं, आसान सा, दंतोष्ट में कुछ भी याद नहीं रखना, दांत, दांत और ओष्ठ, दांत, दंतोष्ठ मतलब ओठ, होठ जो है हमारा ये होठ, और जो दांत है ये, इन दांतों को, दांत और ओष्ठ दोनों को मिला करके कौन सा शब्द बोला जाता है, व। आप देखें ना तो दांत भी नीचे आ रहे हैं, दांत भी मिल रहे हैं और होठ भी मिल रहे हैं, व। तो ये व जो है ना, ये व अकेला, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। आपने क्या देखा, किसी लड़की की क्या की, चेहरा देखा, और चेहरे पे उसने क्या मुंह वो कर रखा मेकअप, और होठों पे क्या कर रहा है, लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है, आपको वाह क्या लिपस्टिक है, आप इस तरह से बोल दो क्या, तो वाह वाह, हुई ना, हो गया। तो कहाँ से बोले आपने, दांत और ओष्ठ से बोलो, वाह क्या दांत और होठ है, क्या दांत, और आपके सामने केवल उसके दांत और होठ दिखे और कुछ नहीं दिखा आपको उसके चेहरे पे, तो दांत और ओष्ठ में आपको क्या दिखा, वह दिख गया। क्या समझ में आई बात, क्या है समझ में? चलिए खैर, अब ये भी हो गया। इसके बाद में हमें क्या याद रखना था, ये तो हम यहाँ तो ये जो है ये क्रम तो हम याद कर चुके हैं, ओष्ठ तक आ गए थे। कंठ तालु, कंठ और तालु, कंठ और तालु, जब हम कंठ और तालु, ये कंठ और ये तालु यहाँ ऊपर है, तो आप देखें ओ ओ ओ औ ओ औ, तो ये इन दोनों का हम उच्चारण बहुत नीचे से करते हैं, ये तो हमें क्रम याद रह जाएगा, केवल हमें दिमाग में बिठाना है। सबसे पहले कंठ को बिठाएंगे, सबसे पहले कंठ, कंठ मतलब कंठ किसको कहते हैं, मतलब जो हम लोग कंठ, सबसे पहले ये मानिए कि भगवान शिव जी हैं, उनको कंठ मतलब उन्होंने जो अपना जहर ये किया था गले में, तो उनको कंठेश्वर में ऐसा बोला जाता है। तो कंठ, शिव जी सबसे ऊपर रहते हैं, कंठ, कंठ ऊपर, फिर उसके नीचे तालु, कंठ फिर तालु, तालु के नीचे कौन आता है, मुर्दा आती है। यहाँ अपना अगर देखें आप, ये कंठ तालु आ, मुर्दा, मुर्दा, दंत, दंत टीथ, इसके बाद में ओष्ठ, ओष्ठ। मेरे भाई आपको ये तो 4 याद रखना है, अगर ये 4 याद है तो फिर आपको क्या कर देना है, आपको याद क्या करना है, देखिए मैंने क्रम ऐसे जमाना कि आपको हर चीज याद हो जाएगी। कंठ बैठाया, कंठ हो गया, कंठ हो गया, उसके नीचे कंठ होने के बाद क्या हुआ, कंठ के बाद हम नीचे जाएंगे, तालु आ जाएगा, ऊपर आएंगे तालु आ गया, फिर उसके बाद में और आगे आएंगे बाहर मुंह की तरफ, तो उसके बाद मुर्दा आएगा, मुर्दा आएगा, मुर्दा बाद में आएगा दांत आएंगे, दांत आएंगे, उसके बाद क्या आएगा, ओष्ठ आएगा, ये होठ आ गया, ओष्ठ आ गया। अब इसके बाद आप देखेंगे तो कंठ को कहाँ बैठाऊंगा, तालु के साथ। अब दो दो को जोड़ा बनाऊंगा वापस से, दो दो का जोड़ा कैसे, कंठ को तालु के साथ जोड़ूंगा, कंठ तालु हो गया, कंठ को तालु से जोड़ दिया, जैसे 4 लिखा गया उस बाद पुनः इन दोनों पर आऊंगा। अब एक एक लिख दिया ना, अब इन दोनों को मर्ज करते हुए चलेंगे, ये हो गया, जी हाँ हो गया। अब इसके बाद देखिए आप, अब यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, कंठ तालु का 2 का जोड़ा बन गया, कितना बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। ये बताओ 2 का जोड़ा बनने के बाद हम क्या करते हैं, 2 लोगों को छोड़ देते हैं, इन 2 को छोड़ दीजिए। हालांकि ना मैं चाहता तो इस शब्द को नीचे उठा सकता था और दंतोष्ट को पहले ला सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि ये 2 हो गया था फिर 2 हो जाता है, इस तरीके से मैं कर सकता था अरेंज, लेकिन मुझे ये क्रम फॉलो करना था, ये क्रम हमें ये रटना नहीं था, ये रटना नहीं था, इसलिए इसको यहाँ जमाए सारे। अब देखिए मैंने क्या किया, ये 2 हो गया ना, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इन दोनों को छोड़ो और आप ओष्ठ को पकड़ो और कंठ को पकड़ो वापस। पहले इस कंठ का त के साथ संपर्क कराएंगे, फिर कंठ का ओष्ठ के साथ संपर्क कराएंगे। तो पहले कंठ का तालु के साथ हो गया, फिर कंठ का ओष्ठ के साथ हो गया, ओष्ठ के साथ हो गया। अब इसके बाद में देखिए ये कंठ का काम खत्म, कंठ का काम खत्म, और बचा कौन, दंत और मुर्दा बची, दंत और मुर्दा बचा। लेकिन हमारे को मुर्दा की जरूरत नहीं, मरे लोगों की जरूरत नहीं होती है, हमें जरूरत किन की होती है, जो जिंदा होते हैं, जो दांत वगैरह अच्छे चलते हैं, उनकी जरूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये दंत है इसको लेंगे और इसका संपर्क किससे करेंगे, ओष्ठ से कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर दंतोष्ठ बन जाएगा। और दंतोष्ठ से कौन सा शब्द बोलते हैं, वाह क्या बात है, क्योंकि हमने दांत और होठ देखे थे इसलिए दंतोष्ठ हो गए। वाह, क्या यह क्रम याद हुआ? चलिए ठीक, खैर आगे चलते हैं।
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नासिक कौन सा बचा हमारा, नासिक बचा, कौन सा बचा, नासिक। इस नासिक में कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल एक ही चीज याद रखना है नासिक में, कौन सा, नासिक में एक ही चीज याद रखना है, वो पंचमाक्षर। कौन कौन सा पंचमाक्षर, पंचमाक्षर में मैं फिर से जाऊंगा आपका कहाँ पर, ये वर्ग वाले में। क का वर्ग है, क है, च है, यही लिखा है आपका अभी भी, ट है, इसके बाद में त है, इसके बाद में आपका प है। इसका पंचमा अक्षर कौन सा है, अंग्या, इसका अंग्या, इसका न, इसका न, इसका म। क्या ये बात समझ में आई? ये पंचमा अक्षर जो लिखे हुए हैं ये इसको पंचमा अक्षर कहते हैं। पंचमा अक्षर क्यों कहते हैं, क्योंकि पांचवें नंबर पर आते हैं। और इन पांचों की जो उच्चारण है वो अगर इन शब्दों के साथ होती है, जैसे मान लो कंठ लिखा है, कंठ लिखा मैंने, ये कंठ लिखा आपके सामने यहाँ दिखाई भी दे रहा है, ये कंठ। तो ये कंठ में ये जो बिंदी लग गई है, ये बिंदी किसकी लगी हुई है, ये इसके ऊपर किसकी वजह से आई, इसकी वजह से आई, ये है यहाँ पर। ठीक, ऐसे आप देखेंगे, ऐसे आप देखेंगे, ऐसे आप देखेंगे, क्या करेंगे, ऐसे आप देखेंगे गंगा, क्या देखें, गंगा, गंगा, गंगा देखिए आप, तो आप गंगा देखेंगे, ये गंगा लिखा हुआ है। आप ये बिंदी जो देख रहे हैं ना, ये बिंदी किसकी है, इसकी है। गंगा को ऐसे भी लिखा जाता है, गंगा को ऐसे भी लिखा जाता है, ओ नो, गंगा को ऐसे भी लिखा जाता है। क्या ये आप में से बहुत सारे इसको गड़गा बोलेंगे, ये गड़गा नहीं है, ये गंगा है, क्योंकि ये यहाँ देखिए आप क्या है, बिंदी लगी हुई छोटी सी, तो ये क्या है, गंगा है। गंगा मतलब ये जो है ना, ये पंचमा अक्षर है, इसके क्या आ जाता है, अनुस्वार बन जाता है। क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये जो है इसकी भी तो यही होती है। तो मेरे भाई जब 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 ये पंचमा अक्षर मतलब इनके साथ इन पंचमा अक्षर का जो समूह है, मतलब क च ट त प, इनके वर्ग में से इनके परिवार का कोई सदस्य अगर बिंदी के रूप में इनके परिवार सदस्यों में से किसी के ऊपर बिंदी बन के आ रही है, तो वो इन पंचमाक्षरों में से होगा। जैसे गंगा में पंचमाक्षर से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे एक और बात, आप क्या देखेंगे कि ये जो है ये बिंदी ये कहाँ आएगी, जब इनका कोई मेंबर नहीं है तो ये अनुस्वार के रूप में नहीं जाएगा। अगर इनके परिवार के मेंबर नहीं है तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे घूम जाते हैं, कहीं पे घूम जाएंगे ना बच्चे, तो उनको घूमे ना, इसलिए क्या करते हैं, उनको वहीं रखते हैं। इनके परिवार के मेंबर संभाल के रख सकते हैं, बाहरी लोग संभाल के नहीं रखेंगे, तो फिर वो क्या रहेंगे, बच्चे ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे वहाँ, वो इधर उधर नहीं खिसकेंगे, ठीक है, जहाँ खड़ा किया गया वहीं खड़ा रहेंगे। अब आप एक और बात देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ एक दो शब्द और समझाऊंगा आपको बाद में आगे चल करके, और जो शब्दावली समझाऊंगा वहाँ और अच्छे से विस्तार से समझा दूंगा ये बात। अब आपको ये क्या है, ये मैं क्या बता रहा था, वो ये वाला तो वाली जो बात बता रहा था आपको, ये है कि यहाँ जब ये नहीं होंगे, इनका समूह नहीं होगा, इनके घर परिवार के सदस्य नहीं होंगे, तो फिर वो वाला अनुस्वार वहां पर होगा उपस्थित, अगर बिंदी है और इनका परिवार का मेंबर नहीं है तो। ठीक, बात समझ गए। चलिए, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और नासिक को ही पंचमाक्षर कहते हैं, नासिक को ही पंचमाक्षर कहते हैं, इन पांचों को ही। चलिए आगे चलते हैं। वैसे बहुत टाइम हो गया आपको इस बात को समझाते हुए, और आई होप आपको हर बात समझ में आ गई होगी। और मुझे लगता है कि इससे आसान ये वाला जो है आपका, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये वाला जो स्वर और व्यंजनों का उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मुर्दा, इतना आसान और कोई शायद इस तरीके से तो शायद ही आपको कहीं सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। चलिए, ये एसएससी मेकर ही है जहाँ अच्छे से अच्छे से नए प्रयोग करने वाले टीचरों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, नए नए युवाओं को। और युवा होंगे तो युवा तरीके से समझाएंगे मेरे भाई, टेंशन ना लो। आ जाइए। जातीय आधार पर स्वरों के भेद, किस आधार पर, जातीय आधार पर स्वरों के भेद। मैं यहाँ लिख के इसलिए लाया हूँ कि आपको इसका पीडीएफ जो मिलेगा आपको आसानी से चीज समझ में आए लिखी हुई। मैं लिखूँ अगर वो गड़बड़, बहुत सारे को राइटिंग समझ नहीं आती, बेकार भी नहीं है लेकिन नहीं आती है क्योंकि बोर्ड पे है। तो ये मैं लिखा हुआ है तो पीडीएफ दूंगा तो आप खुद इसका रिवीजन भी तो बाद में करते हुए चलोगे, वो भी तो आसान होता है। खैर चलते हैं। जातीय आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो इसके दो होते हैं। कितने भेद होते हैं जातीय आधार पर, दो होते हैं। पहला कौन सा होता है, सजातीय, और अगला होता है एक और विजातीय। अब जातीय स्वर कौन से है, विजातीय स्वर कौन से हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। कैसे महत्वपूर्ण बनते हैं मेरे दोस्त, ये दिमाग बिठाइएगा। जातीय आधार पर कैसे होते हैं, विजातीय आधार पर कौन से होंगे। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात बोल रहे हो आप, जाति विजाति कैसे आ रहा। देखिए, जाति वाली बात अगर आती है तो यहाँ लिखिए आपके सामने, वे स्वर जो एक ही जाति के हो। आप भी अपने परिवार में आप कभी इनको तो ऐसे समझिए, वे मतलब आपके गांव है, उस गांव में आपके समाज के बहुत सारे घर, तो आप क्या हो रहे हैं, एक ही जाति का गांव है,
पूरा 2-4 घर दूसरे जाति के। अब आप बोलेंगे कि वो 2-4 घर जो है वी जाति के हो जाएंगे और एक ही जाति का गांव हो जाएगा। अब वहां पर वो क्या होंगे, बहुसंख्यक हो जाएंगे। वो एक ही जाति के हैं इसलिए वो बहुसंख्यक की काउंटिंग में आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए मेरे भाई देखिए, आपको वी जाति क्या होता है, जो भिन्न भिन्न जाति के स्वरों के मेल से बने होते हैं वो है, और ये एक ही जाति के होते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, एक ही जो आपके मान लीजिए आपके परिवार मान लीजिए 10-12 कोई मेंबर हैं, ठीक, फिर उनके भाई है, फिर उनके भाई, फिर उनके भाई, तो रिश्तेदार का पूरा गांव बन गया। तो आपका एक मूल तो एक बंदा है ना, जड़ तो एक है, वो एक ही जड़ के अलग में अलग अलग ये होंगे, तो उनको क्या कहेंगे, एक ही परिवार के मेंबर। तो ये एक ही जाति मतलब सजातीय या एक जातीय जातीय, वो कौन सा होते हैं, जो खुद से बने, मतलब उन्हीं जाति के स्वरों से मिले। जैसे अ जो है अ और अ से मिलकर आ बना है, ई से मिलकर ई बना है, ऐसे ही बात कर रहा है। ऐसे ही ऊ से मिलकर ओ बना है, तो ये, और री से मिलकर री बना है। ये जो स्वर बन रहे हैं ये एक जाति के हैं, एक ही समूह के लोग हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो वे जाति के कौन से होंगे, भिन्न भिन्न जाति के। जैसे जो ए है वो अ और ए से मिला, अलग अलग जाति के मेंबर हो गए ना, अलग अलग हो गए ना। इसके बाद में जो आपको मैंने हमेशा इसको परिवार के ऊपर क्यों समझा है, क्योंकि ये इसका वर्गीकरण जितने भी देखेंगे ना आप, जहां जहां वर्णमाला का वर्गीकरण देखेंगे आपको हर जगह परिवार की उपस्थिति दिखेगी। इसीलिए मैंने शुरुआत ही परिवार से की आपकी। कहीं भी कोई सा चैप्टर बताया हो, कौन सा टॉपिक बताया हो, परिवार से कॉन्टेक्ट इसलिए करवाएं हर जगह आपको अलग अलग तरीके से याद ना करना पड़े। क्या समझ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है जाति विजाति मेल, मतलब भिन्न भिन्न जाति से। जैसे कि आप देखेंगे सजाति में आप देखेंगे तो अ प्लस अ, यह बन गया आपका आ। क्या ये बात यहाँ आपको मैंने जब पहले बताई थी तब भी समझाया था ना कि अ प्लस आ बन रहा है, बन रहा है, अ प्लस आ बन रहा है। इसके बाद में ए का बताया था मैंने आपको, ए का बताया था, ए का क्या बताया था, बड़ा ही बन जाएगा दीर्घ ही। जब मैंने आपको दीर्घ स्वर बढ़ाए थे, सिर्फ दीर्घ स्वर 3 बताए थे मैंने, कि 3 जो दीर्घ स्वर है वो एक ही जाति के लोग हैं। वो ये देखिए जाति वर्गीकरण में समझा दिया मैंने। बहुत सारा आपको डिवाइड करके भी समझाएंगे, मैं एक साथ समझाता भी हूँ, फिर इनका वर्गीकरण किस किस से बांट के पूछा था वहां भी बताता हूँ भाई, छोड़ता कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, इसके बाद में क्या है ऊ प्लस ऊ, ये मान के दीर्घ ऊ बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए खैर आगे देखते हैं, आगे कौन सी बात आती है। अब दीर्घ मतलब आपके सामने ये तो हो गया, आप कहेंगे सर ये सजाति जो दीर्घ स्वर है जो है वही है क्या? जी हाँ, सजाति में तीनों एक ही जाति के स्वर वो जो है वही दीर्घ स्वर भी होते हैं। इनको संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं संधि स्वर? संधि स्वर कहने का मतलब क्या है, इनका आप देखेंगे ना तो अलग मतलब इस एक इसको देखिए आ को 2 भागों में लिखेंगे तो अ 2 अलग अर्थ वाले अ बन गए। वहां 2 अ है ना, अरे भाई अलग स्वर है वो भी दोनों ही, तो वो इसलिए संधि स्वर भी कहते हैं, संधि रूप में इसका विच्छेद हो जा रहा है। इसके बाद में आप क्या बोलेंगे, वे जाति के ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? वे जाति के ऊपर जाएंगे। तो वे जाति को आपको अच्छे से याद है, ए हो, आई हो, ओ हो या औ हो। जगह कम बढ़ जा रही है, कोई बात नहीं, औ हो, क्या हो? औ हो। इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से ज्ञात है कि हम लोगों ने जब इस चैप्टर को शुरुआत ही किया था तब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब दीर्घ स्वर वो 7 जो स्वर पढ़ाए थे वहां पर 7 स्वर में आपको बताया था, दीर्घ स्वर में 7 होता है, 7 में से ये भी बताया था। और ये जो है जो वी जाति हैं और ये संयुक्त मतलब जो अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरों के इससे बने थे, हमने वहां जाना था। तो उनको जान लेते हैं कौन कौन से भिन्न भिन्न। देखिए सब में मुझे क्या लिखना है, सभी मुझे एक शब्द तो लिखना ही है, तो मुझे सभी में लिखना है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हर तरीके से रटना कुछ भी नहीं है मेरे भाई, केवल आपको समझना है। आपको क्या करना, सब में तो लगा ही देना है, इसके बाद में सब में प्लस लगा देना है। उसके बाद देखिए ए बनाने के लिए बिना मात्रा का है, ए बनाने के लिए कितने डंडा का? 2 डंडे का है ना, तो हमें एक नीचे 1 डंडे जाने वाले लेना है। मैंने आपको ये बताया था ना कि जहां 2 डंडे होंगे वहां 1 डंडा लेंगे, जहां 2 डंडे होंगे वहां 1 डंडा लेंगे। तो यहाँ हमारा तिरछा 1 डंडा है और एक ये तिरछा, 2 तिरछा डंडे बन रहे। जब 2 तिरछे डंडे बने, अगर 2 तिरछे डंडे बन जाए तो हमें एक नीचे तिरछा डंडा वाला लेना है, एक तिरछे नीचे डंडा वाला लेना है। तो क्या एक तिरछा हो गया? जी हाँ। तो जब एक तिरछा डंडा की बात आएगी ना वो इस तरीके से आएगी। ए के लिए हमें ई करना है ना कि ई यूज करना है, ई करना है, छोटा वाला ई। क्यों करना है? क्योंकि 1 डंडा, अगर यहाँ 3 डंडे होते तो फिर हम उसके आगे बात करते है ना, उसके आगे बात करते। आप बोलने से यहाँ 3 है तो क्या यहाँ बड़ा दीर्घ ही आएगा? रुकिए जरा, जब यहाँ 3 डंडे हैं मेरा भाई, आप यहाँ देखिए 2 मिनट के लिए सोचिए, इस डंडे को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। चलिए मैं मिटा देता हूँ,
थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। अगर ये भूल जाए तो आपको कितने डंडे दिखाई दे रहा, 2, और आपको 2 डंडे का लिए क्या यूज करना पड़ा, ये, और इन 2 के यूज से क्या बन चुका, ये बन चुका। तो क्या मुझे पुनः इस प्रक्रिया को प्रयोग करने की जरूरत है? जब मेरे पास रेडी माल है तो मैं इसका उपयोग करूंगा ना, मैं इसका क्यों प्रयोग करूं? तो मैं क्या करूंगा, आप इसका यूज करूंगा। तो 2 डंडे के लिए मेरा कौन सा चाहिए, ये चाहिए। अब मेरी बात सुनो, आपको यहाँ पर 1 डंडा ये हो रहा था, आपको यहाँ 3 डंडे हो रहे, तो यहाँ 3 डंडे हो रहे ना। अब समझिए, आप समझिए, लिखने से पहले समझाना था। तो मेरे भाई ये तो समझ में आ गया 3 डंडे वाली। अब यहाँ देखिए कि यहाँ कितने डंडे, 1 2 3, और यहाँ कितने, 1 2, तो ये 2, तो 3 की जगह हमें 2 लेना है, तो 2 यहाँ ऐसे कर लेंगे। तो ये हो गया अ, और ये मिलके ए बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई के बाद में क्या, ओ आ रहा। अब ओ के लिए आपको फिर क्या दिमाग में बिठाना है, अ तो यहाँ है, तो यहाँ है। अब आपको डिवाइड ये करना है, ओ और ओ में से कौन सा प्रयोग करेंगे, है ना, ये डिवाइड करना। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कितने डंडे वाली है, 1 2, 2 डंडे हैं, एक ऊपर एक नीचे है। आप यहाँ देखिए, ये जो है ये इस तरह की आकृति 1 2 में बन रही है, 1 2 3 में बन रही है। हमें कौन सा लेना चाहिए, छोटा लेना चाहिए, जिसमें अब यहाँ कितने 2 है ना, तो हम ये देखेंगे ये एक ही बन रही है ना एक तरह से। पेन मत उठाओ, अगर पेन नहीं उठाओगे तो ये एक डंडा बन रहा पूरा, एक ही बार बन रहा है ना, तो ये एक बन रहा है। और यहाँ तो देखा आपको 2 डंडे तो खींचने पड़ रहे हैं आपको, और यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो 2 है तो एक कम लेंगे, मतलब छोटा ही लेंगे, मतलब छोटे लेंगे। अब पुनः हम क्या करेंगे, आप फिर से बात करेंगे, क्या सर यहाँ फिर हम बड़ा वो ले लें, नहीं लेंगे, क्योंकि हम फिर से प्रक्रिया क्या अपना लेंगे, क्योंकि छोटा वो बड़ा वो मिलके के ये बना रहा वो, तो भाई इसमें ओ जोड़ देते हैं डायरेक्ट। क्यों उस प्रक्रिया को वापस दोहराएं, पुनः उसी एक ही काम को डबल डबल रिपीट क्यों करें, रेडीमेड माल है ना, उसको यूज कर लेते हैं। तो मेरे भाई आपको सजाती को मैंने याद करवा दिया कि जो दीर्घ के जो 3 थे वही होंगे आ ई उ, ठीक। इसके बाद में वी जाति में कौन से होंगे, ए आई ओ औ, और कैसे बनते हैं वो भी बता दिया, कौन सी वी जाति कैसे सजाती, ये भी आपको मैंने समझा दिया। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि आज मुझे पूरा चैप्टर फिनिश करना है। कुछ बातें बाद में भले समझा देंगे, अलग से नोट करके लिखवा दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन मेनली जो टॉपिक समझाने की बातें हैं वो सारी मैं आज फिनिश कर दूंगा। प्राणत्व के आधार पर स्वरों और व्यंजनों के भेद, आपको हर जगह मैंने एक वर्ड जोड़ा है, स्वरों और व्यंजनों। कहीं भी आपको ये नहीं दिखा होगा कि इसके आधार पर स्वरों के भेद, इसके आधार पर व्यंजनों के भेद, दोनों एक साथ जुड़े हुए दिखेंगे। क्योंकि ये सब डिवाइडेशन जब करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एक ही बार में दोनों चीजें याद कर लिया जाए। अब मैं या मेरी बात सुनिए, अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बता था प्राणत्व के आधार पर स्वरों के भेद, सिर्फ ये बात बता था, तो इसके लिए फिर मैं आपको पूरा स्वर लिखवा था, लेकिन मैंने क्या किया, इस लाइन को यहाँ डिनोट कर दिया। अब जरा पढ़िए, पढ़िए इस लाइन को, नोट, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये अब मुझे यहाँ लिखने की जरूरत है कि सभी स्वर कितने, 11 स्वर हैं, तो 11 स्वर कैसे हैं, अल्प प्राण है। अब अल्प प्राण की परिभाषा यहाँ लिखी है और महाप्राण यहाँ लिखे हैं, व्यंजनों के साथ यहाँ वर्गीकरण कर दिया और वो लाइन साथ में अलग लिख दी। इससे क्लियर हो जरा कि मेरे जो 11 स्वर है वो किस में आएगा, अल्प प्राण में आएगा। अब आपसे अगर अल्प प्राणों की संख्या पूछ लेगा तो आप इन संख्याओं को काउंट करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, और उसके बाद जो बचे कौन, 11 प्लस इसमें 11 कर दें तो आपकी टोटल संख्या आ जाएगी। क्या ये जरूरत है याद रटने की, नहीं रटने की जरूरत है ना, ये सारी बात। वो जो पॉइंट है मैं नोट करवा के अलग लिखवाऊंगा, लेकिन आप इस बात को बस समझ लीजिए एक बार। हर चीज को समझे तो एक एक पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगी। और तुलनात्मक समझिए, एक साथ समझिए दोनों को, स्वर को व्यंजन को अलग में समझिए, दोनों को एक साथ समझने का फायदा ये होगा कि आप परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं होंगे। क्योंकि एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, वहां डिवाइड करके नहीं देता वो मिक्स देगा। तो मिक्स पढ़िए ना, जो एग्जाम की मांग है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। खैर आगे चलिए, आगे क्या है, तो ये हो गया सभी स्वर क्या होता है, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होता है, अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर। ठीक, एक बार और यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सभी स्वर, सभी स्वर भी इसके अंदर आने तय हैं, 11 ही। ठीक, आगे देखिए क्या बोल रहा है, अल्प प्राण कौन से होते हैं, इनके उच्चारण में श्वास की मात्रा साधारण या कम होती है। आपको कुल मिलाकर आप कुछ सांस लेते हो ना, तो इनके उच्चारण जब जब करते हो, कौन से, जो अल्प प्राण में कौन सा आएगा, जिसमें आपकी हवा, आपकी वायु जो है, या श्वास का मतलब जो यहाँ हवा से है, ठीक है, हवा से जोड़िए, तो हवा या वायु है, वायु है, वायु है, तो इसमें क्या होता है, कम लगती है। क्या लगती है, कम लगती है। क्या लगती है, कम लगती है। श्वास अल्प प्राण होंगे, कम। अल्प, अल्प का मतलब भी क्या होता है, कम। अल्प का अर्थ ही कम होता है, तो अल्प में कम होगा, और महा मतलब अधिक, तो अधिक लगेगा। मात्रा क्या होगी, अधिक होगी श्वास की, परिभाषा में डिक्लेरेशन हो गया काम खत्म। अब हमें याद रखने की जरूरत काहे के है भाई, हम बोलेंगे ना, हमने वो सारी चीजें पहले समझ लिए,
हम वर्ग समझ गए सारे, कौन सा वर्ग क्या है, किस तरह का है, तो हमें वो थोड़ी बार बार लिखना है। अब उनका नंबर 1 नंबर 2 है, समझेंगे। चलिए मैं है ना आपको एक काम और बताना भूल गया, थोड़ा दिमाग से यहाँ बताने वाला था आपको। हाँ, अ, अच्छा यहाँ नहीं लिया होगा मैंने, एक खाली खाली लिया है, हाँ लिया है, ठीक है ठीक है, वो समझा दूंगा। क्या लिखा है यहाँ पर, प्रत्येक वर्ग का 1 3 5, प्रत्येक वर्ग समझ लीजिए, लिख लीजिए, वर्ग लिख लीजिए। आपको क्या करना है, ये कचोटता, कचोटता प्यार, प्यार, य र ल और व, ठीक। इसके बाद देखिए ये श, ओ कचोटता प्यार है आपका, शर्म कर लो, शर्म, शर्म कर लो, ठीक। ये यहाँ तक तो हमारा काम बन जा रहा है। आपको मैं एक बात और समझा देता हूँ, लिख ही देता हूँ। क ख ग ग अंग्य, ट ठ ड ड ड़ और अंग्य, अंग्य, त ट, अरे यार मैंने टवल लाइन पहले लिख दी ना, टवल लाइन पहले कैसे लिख दी मैंने, ऊपर लिख दी, त च, क च आ गया ना, ये च ट, ये दिमाग में चल रहा है, ट त और प, ये लाइन लिखने के बाद दिक्कत नहीं आती है। च छ, च छ, ज ज ज, ज ज ंग, ठीक। ट ठ ड ड़ और अंग, त थ ध ध और न, ठीक। इसके बाद में प फ भ भ और आ गया म। क्या यहाँ तक आप सबको ये क्लियरिटी समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ, ये सब आप भी जानते हैं और बहुत अच्छे से आप सबको ये पता है, ज्ञात है कि हमें इन इन चीज़ों को मैंने क्यों लिखा है। जरा समझिएगा, ये क्या है, वर्ग है, क्या है ये, वर्ग है, ये सभी वर्ग हैं और इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक। ये बात आप सब जानते हैं। ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ पुनः इन चीज़ों को, क्योंकि आपको मैं इनका अब यूज़ करना सिखाऊंगा कि इन चीज़ों को हमने याद किया, हमने समझा, तो क्यों समझा और क्या काम आने वाला है। ये ऊष्म व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक। अब हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे, जानिए, समझिएगा इधर ध्यानपूर्वक। इसको क्या मैं 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं दे सकता हूँ, नंबरिंग कर सकता हूँ ना इसकी। मुझे अगर इधर मैं वर्ग में डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या मैं इधर नंबरिंग नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, मेरे सुविधा के अनुसार इतना तो कर सकता हूँ ना मैं। तो क्या किया मैंने, 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 5 5 है तो पांचों को मैंने क्या किया, नंबरिंग दे दी, नंबरिंग दे दी। मतलब ये भी 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है। क्या ऐसे ही लगातार 1 2 3 4 5 यहाँ तक नहीं आएगा, आएगा। तो मतलब ये इधर जो जा रहे हैं ये पांचों हैं, सही साठ, बात समझ गए यहाँ तक। चलिए खैर समझिए जरा क्यों मैं ऐसा करने जा रहा हूं, क्या समझना है आपको। यहां आपको मैंने एक बात बताई है, यहां एक बात लिखी हुई थी, प्रत्येक वर्ग का 1 3 5। मेरे भाई जरा यहां आइए, प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 क्या है, अल्प प्राण है एक। अब जरा इधर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको भी क्या कर दे रहा हूं, 1 3 5 को अलग कलर से करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूं तो थोड़ा और आपको सुविधाजनक लगेगा। क्या है, 1 1 3 3 और इसके बाद में 5। जरा आप ये ध्यान दिमाग बिठाइए, आपने मैथ्स रीजनिंग पढ़ा होगा, पढ़ा होगा आपने ये क्रम कहीं तो देखा होगा मैथ्स रीजनिंग में, कहाँ देखा होगा। अगली संख्या कौन सी आएगी अगर आपसे पूछ ली जाए तो अगली संख्या आप कौन सी बताएंगे, आप बताएंगे सर 7 आएगी, ये बोलेंगे। मतलब क्या चल रहा है, विषम अंक चल रहे हैं, विषम अंक क्या चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। तो आपको दिमाग में बिठाना है कि विषम अंक की जो विषम अंक जहां बने, आपका थोड़ा दिमाग बिठाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं। विषम अंक की जो श्रृंखला बन रही 1 3 5, ये जो श्रृंखला बन रही, इस श्रृंखला में अल्प प्राण है। मतलब इसमें जो हम बोलते हैं, इस ये जो वर्ग में विषम अंक बनेंगे, जो भी विषम अंक बनेंगे, स्पर्श व्यंजनों के जो वर्ग हैं, जितने वर्ग किस में डिवाइड है, स्पर्श व्यंजन वर्गों में डिवाइड है। उसमें 25 वर्ण है, उन 25 वर्णों में स्पर्श व्यंजन की 5 ऐसा से टेबल बना लेंगे। उसमें हमारा जहां जहां विसर्ग आएगा, सॉरी विषम अंक आएगा, वो
उस विषम अंक के स्थान पर जो जो वर्ण आएंगे वो सारे वर्ण कौन से होंगे? अल्प प्राण होंगे। कितने होंगे? अल्प प्राण होंगे। कैसे काउंट करेंगे? ये अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है, सॉरी ये अल्प प्राण है। इसी श्रृंखला में ये पूरा क्या है? अल्प प्राण है। ये क्या है? पूरा अल्प प्राण है। ये पूरा क्या है? अल्प प्राण है। मेरा भाई समझते हुए चलिएगा ध्यानपूर्वक। ये पूरा क्या है? अल्प प्राण है। इनको अगर मैं आपके सामने अलग कलर कर दूंगा तो आपको और सुविधाजनक ऐसे हो जाएगा कि ये पूरा क्या है? ये अल्प प्राण है। ये पूरा अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। ओ नो, ये अल्प प्राण है। ये बात आपको यहां तक समझ में आ रही होगी। जो मैंने ब्लैक कलर किया है, ये ब्लैक कलर में जो है ये क्या है? अल्प प्राण है। और इनको याद करना है, मैंने तरीका क्या समझा आपको कि ये अल्प प्राण क्या है? विषम श्रेणी वाले ही। क्या ये बात में कोई रटने की जरूरत है? नहीं रटने की जरूरत है, नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये भी क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद में ये ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर वाले सबके सब क्या आ गए हैं? ये ब्लैक कलर वाले सबके सब क्या आ गए हैं? अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आ जाएंगे। ये ब्लैक कलर वाले सारे के सारे क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। ये ब्लैक ब्लैक वाले जितने भी है ना, ये ब्लैक वाले जितने भी है, ये ब्लैक वाले जितने भी है, इन ब्लैक ब्लैक जो है कलर, काला कलर वाले, ये सब अल्प प्राण में डाल दिया मैंने। अल्प प्राण, अल्प प्राण है सबके सब। क्या है? अल्प प्राण है। आप बोले सर ये तो इसका अभी कलर चेंज करता हूँ। रुको रुको जरा, अभी कलर चेंज करता हूँ। अरे यहाँ ब्लैक क्यों डाल रहा हूँ मैं? इनका अभी कलर चेंज करता हूँ। रुको रुको, ठीक, अब तो नहीं आ रहा ना आपका कलर? हो गया ना चेंज? चलिए ठीक है। अब आप देखेंगे कि अल्प प्राण जितने भी थे, जितने भी अल्प प्राण थे, वो सारे ब्लैक कलर में जो मैंने लिखे हैं, आपको समझ में इस बात से आ रहे होंगे विषम श्रेणी में। जो विषम श्रेणी में वो और एक अंतस्थ। अब आप यहाँ देखिए जरा, अंतस्थ को आपको याद क्यों नहीं करना है? अल्प प्राण में क्या है? अ है। अंतस्थ में क्या है? अ है। तो जहां जहां अ है, जहां जहां अ है, वो तो उसी के साथ जाएगा। अल्प के साथ में अ आना तय था। अंतस्थ तो 100% श्योर था। और आ गया एक और कौन? जो वर्ग के वो 1 3 5 मतलब विषम। आइए समझ। चलिए अब देखते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग का 2 4। मेरे दोस्त जरा ये बताओ, बचे कौन है? बचे कौन है ये तो बताइए। बचे है ही कहाँ? अरे सर आपने तो सबको तो निपटा दिया। आप बोले सर सबको तो निपट गया, अब बचे तो केवल ये दो ही तो है, ये दो ही तो है, ये महारथी तो बचे हैं। इन दो की तो बात करनी है अब अपने को। तो ये जब बचे हैं दो ही, तो इन दोनों को देख लीजिए कौन है। दो में ख छ ठ थ फ, इसके में घ घ झ ढ़ ध भ। ये सारे क्या हो गए आपके? ये दोनों, मतलब ये दोनों जो इधर के बन रहे हैं, ये बन रहा है आपके महाप्राण। ये क्या बन रहे हैं? महाप्राण। महाप्राण बन रहे हैं। और महाप्राण बनने में और सहायता इनका कौन कर रहा है? ऊष्म व्यंजन भी कर रहा है। ऊष्म व्यंजन भी क्या आ रहा है? महाप्राण की श्रेणी में आ रहे हैं। ऊष्म व्यंजन भी क्या आ रहा है? महाप्राण आ रहा है। महाप्राण। आप बोल रहे सर ऊष्म व्यंजन कैसे यहाँ जोड़ दिया आपने? ऊष्म मतलब महान, जो महान शक्तिशाली होते हैं उनके पास ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। उनके पास ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ गए? भी याद करने का तरीका आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर जगह नए तरीका, हर नई क्लास में नए तरीका साथ समझाऊंगा। आप इसको इतना समझते हो। चलिए ये हो गया है। आई होप अल्प प्राण और महाप्राण आपको समझ में आ गए होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आ रहा है आपका? स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर स्वरों और व्यंजनों के भेद। स्वर तंत्रिका की बात हो रही है। स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर जो हम बोलते हैं, तो हमारी तंत्रिकाएं कौन कौन से कैसे क्या काम करती है उसके आधार पर। तो घोष या अघोष, घोष और अघोष। घोष को ही सघोष भी बोलते हैं, घोष को ही सघोष व्यंजन भी कहा जाता है। अब फिर मैंने यहाँ क्या लिखा? स्वर भी लिखा साथ में और व्यंजन भी लिखा। ये बात आप नोटिस करते हुए चलिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ। अब आप स्वरों की जब जब बात कर रहे हैं ना, तो अगर जहां एक लाइन से काम बन जा रहा है, मैं क्यों पूरा लिखूं? यहाँ क्या लिखा है? नोट, सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। मतलब आपको यहाँ पर भी अल्प प्राण थे, वहां पर अल्प प्राण थे सभी स्वर, और यहाँ पर सभी स्वर क्या है? घोष या सघोष। मतलब घोष को सघोष बोलते हैं और सघोष को घोष कहते हैं। तो यही क्या है? स्वर सभी क्या है? स्वर सभी घोष है, सभी स्वर घोष है। अब घोष की परिभाषा क्या कहती है? उच्चारण में एक प्रकार की झंझनाहट, झंझनाहट सी महसूस हो। अगर आपको झंझनाहट महसूस हो रही है तो वो कौन होगा? घोष होगा। और आपको खरखराहट महसूस हो,
केवल एक वर्ड याद रखना, जनजनाहट होती है घोष में, और जनजनाहट हो खर सॉरी जनजनाहट जो होती है वो घोष में होती है, और खरखराहट होती है वो अघोष में होती है, अघोष में होती है। कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग के पिछले तीन व्यंजन, मेरे दोस्त इधर देखिए जरा, पिछले तीन व्यंजन कौन से? एक दो तीन चार पांच। क्या मैंने आगे से क्रम दिया था, मैं पीछे से भी दे सकता हूं। पिछले ये तीनों, यानी कि इनका क्रम क्या है? 5 4 3, मतलब 3 4 5 जो होंगे वो कौन से होंगे? 3 4 5 जो होंगे, नीचे से अगर मैं इधर देखूं तो 1 2 3 4 5, ये जो है 4 4 5, इसमें आपको एक दिमाग में बिठाना है कि 3 4 जो है, 3 4 क्या है? 3 4 क्या है मेरी? वो मेरे घोष व्यंजन हो जाएंगे पिछले वाले। हम यहाँ तो एक क्रम छोड़ के चल रहे थे, लेकिन अब क्रम नहीं छोड़ना, आप क्या करना है? पीछे के 3 को लेना है। जरा देखिए, पीछे के 3 के लिए प्रत्येक वर्ग के पिछले 3 व्यंजन, पिछले 3 व्यंजन समझ में आ गया? प्रत्येक वर्ग के पिछले 3 व्यंजन कौन से हैं? घ घ और अंग्या, घ और अंग्या, झ अंग्या, ड़ और अंग्या, ध न, ब भ म। ये तीन जो बताए मैंने, जो अभी पढ़ के बताए, ये कौन से होंगे? आपके सघोष होंगे। और अंतस्थ व्यंजन भी क्या होंगे? सघोष होंगे। इनको तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, टेबल अगर याद है तो अंतस्थ तो हम यही चिपकाएंगे फट से। इसके बाद में ये आपके एग्जाम के होगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण होगा कि ह जो है, और पूछा भी जाता है कि ह एक कैसा व्यंजन है? घोष व्यंजन है। हम घोषणा करते हैं तो घोष हम घोषणा करते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, घोषणा करते हैं घोष होगा, घोषणा में घोषणा कर दी है कि ह घोष व्यंजन होगा। ठीक, अब आगे क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का पहले दो व्यंजन, जरा देखिए पहले 2 व्यंजनों में आइए, कहाँ है पहले 2 व्यंजन? क और ख, ये 2 व्यंजन, क ख च छ ठ ट ठ द ध और त थ प फ, ये सारा क्या हो गया आपका? ये हो गया अघोष, ये हो गया अघोष। और इसमें और क्या जोड़ दीजिए? इसमें आप जोड़ दीजिए एक ये श, मतलब ये आप जरा देखेंगे, आप इसमें केवल ह को हटाइए तो बचा कौन? ऊष्म व्यंजन। बचा कौन? ऊष्म व्यंजन, जो कि केवल ह जो है एकमात्र ऊष्म व्यंजन का एकमात्र ऐसा व्यंजन है जो कहा जाता है ऊष्मा व्यंजनों में से, वो जाता है सघोष की तरफ या घोष की तरफ, अघोष में नहीं आता है। बात समझे? बात क्लियर है? खैर चलते हैं आगे। अगला कौन सा है? नासिक के व्यंजन। समझ लेते हैं, लिख लेते हैं इन बातों को, लेकिन समय तो होने चला मेरे दोस्त। हाँ हो गया है, कुछ नोटिंग पॉइंट करवाना था, करवा दे क्या? हालांकि नहीं, छोटे छोटे पॉइंट है ये, वो कोई बड़े पॉइंट नहीं है। मेन बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। चलो लिखिए, जो नासिक के होते हैं वो कौन से होते हैं मैं बता चुका हूँ, हालांकि वो टेबल बताई थी मैंने आपको, जहाँ मैंने आपको प्राणत्व के आधार बताया है, वहां पर जानिए। पंचमा अक्षर जो होते हैं ना, पंचमा अक्षर जो है वही क्या होता है? पंचमा अक्षर जो है ना आपके, वही क्या होते हैं? पंचमा अक्षर वाले वही आपके क्या होता है? जैसे ये अंग्या है, ये अंगा, ये अण, ये न और ये म, ये क्या होते हैं? इन्हीं को क्या कहते हैं? नासिकी कहते हैं, इनको ही नासिकी कहते हैं। और ये जो अपने समूह के मेंबर हैं, अपने जो घर परिवार के सदस्य बड़े, ये क्योंकि ये है ना, ये स्पर्श व्यंजनों के 25 वर्णों की जो श्रृंखला है उसमें ये सबसे आखिरी में आता है, आखिरी में आते 5वें नंबर पर आते हैं। तो ये सबसे छोटे माने जाते हैं। हमने जो परिवार के सदस्य जानते हैं सबसे छोटा पीछे रहता है, तो छोटा होता है, और छोटे को हमेशा बड़े लोग संभाल के रखते हैं। तो जब इनके परिवार का सदस्य आएगा तो ये बिंदी के रूप में, अनुस्वार के रूप में साबित हो जाएंगे। और जब इनके परिवार का घर का मेंबर नहीं होगा कोई, तब ये इसी प्रारूप में रहेंगे, अपने प्रारूप में, अपनी आकृति में रहेंगे, अपनी आकृति में ही रहेंगे, इनकी आकृति नहीं बदलेगी। क्या बात समझ में आई? चलिए, ये बात क्लियर थी। इनकी संख्या कितनी है? अगर आप संख्या पूछ ले तो कितनी हो जा रही है? 5। इनकी संख्या कितनी हो जा रही है? 5। कितने है? नासिकी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5 है। ध्यान देना, नासिकी व्यंजन में वो नहीं आएगा, कौन सा? अनुस्वार, क्योंकि वो अनुस्वार है। ठीक, अगला कौन सा है? काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन कौन सा है? काकल्य व्यंजन आपका एकमात्र व्यंजन जो घोष में गया। ये बताइए आप मुझे, मैंने आपको एक शब्द याद कराया कि हम घोषणा करते हैं, है ना, तो ये किस में गया? घोषणा में, घोष में चला गया। लेकिन है कैसा? ऊष्म व्यंजन। कैसा है? ऊष्म व्यंजन। तो वो एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसको काकल्य व्यंजन कहा जाता है।
काकल्य व्यंजन कैसे कहा जाता है? ह को ही काकल्य व्यंजन कहते हैं। अब ह के दो विशेषता याद बिठा लीजिए, ऊष्म व्यंजन है फिर भी सघोष में जाता है, सघोष व्यंजन माना जाता है, और ये काकल्य व्यंजन है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखा देगा? जो च वर्ग है, च वर्ग जो है, च वर्ग की जो पूरी लाइन है, च वर्ग, च वर्ग जो है आपका, वो कौन सा, उसको क्या कहते हैं? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्श क्यों बोल रहे हैं? स्पर्श हम इसलिए बोल रहे हैं, स्पर्श हम लोग क्यों बोल रहे हैं आप जरा समझिए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च वर्ग को इसलिए बोलते हैं कि ये स्पर्श जो है ना, इसका मतलब क्या, हमने स्पर्श की श्रेणी में आता है इसलिए स्पर्श जोड़ लिया। और संघर्ष किस लिए? क्योंकि जब हम च, छ, झ, झ और अंग्या आप बोलते हैं तो ये कहाँ से जाता है? इसमें संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या कर रहा है? घर्षण हो रहा है ना। जब घर्षण होगा तो उसको संघर्ष कहेंगे। संघर्ष करना पड़ रहा है हमें पढ़ने में, तो जब हम संघर्ष करेंगे तभी श्रेणी में ये जाएगा, इसलिए इसमें कौन सा आएगा? च वर्ग पूरा आ जाएगा। मैंने ये लाइन लिख दी, ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? आगत व्यंजन जान लीजिए जरा। आगत व्यंजन, आपको आगत व्यंजन पता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो च वर्ग मैंने आपको यहाँ बताया है, यहाँ पर आप दो शब्द आप दिमाग में बैठाए, सॉरी ट वर्ग जो आता है, ट ठ ड ढ, तो ढ में आप जानेंगे, आप ढ में जानेंगे, आप ढ में एक और बात जानेंगे। आप दो तरह के मैं यहाँ ढ लिख के बता रहा हूँ आपको, आपको मैं दो तरह के ढ लिख के बता रहा हूँ, ढ और अढ़, ढ ढ। अब आपको मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? दो ढ लिख के दिखा रहा हूँ, ये ढ, और इसके बाद में मैं एक और यहाँ लिख रहा हूँ अढ़, अढ़ और अढ़। ये जो लिखा है मेरे भाई, बिंदी वाले जो है ना, ये हमने विदेशों से आयात किए हैं, ये हमारे हिंदी के नहीं है, ये हमने बाहर से लिए। और ये हिंदी वर्णमाला के अढ़ अढ़, और ये अढ़ और अढ़, इसमें अ जुड़ा हुआ है, इसमें नहीं जुड़ा। जिसमें अ जुड़ा उसमें ये बिंदी एक्स्ट्रा लगी है, ये दिमाग में बिठाइएगा, यही इनका अंतर है बेसिक। तो इनको नहीं कहते हैं आगत व्यंजन, इनको नहीं कहते, जो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ये आगत व्यंजन नहीं है। आगत व्यंजन इसमें अढ़ और अढ़ है। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, देखिए अब आगे देखिएगा, आगे कौन सा है? पार्श्व व्यंजन। पार्श्व व्यंजन कौन से हैं? ये भी तो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है भाई, कि पार्श्व व्यंजन कौन से होते हैं सर, ये भी तो बताइए जरा। तो पार्श्व व्यंजन है, इसके बाद में अगर कौन सा बच्चा आपका, वो जानिएगा। पार्श्व व्यंजन में कौन कौन सा आएंगे वो जानेंगे हम। अरे फोन आ रहा है, पार्श्व व्यंजन को जानेंगे, 2 मिनट रुकिएगा भाई। हाँ तो दोस्तों आ गया मैं फिर से, थोड़ा फोन आ गया था इसलिए रुक गया था। ठीक है, तो चलिए करते हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे? पार्श्व व्यंजन। पार्श्व व्यंजन की हम बात कर रहे थे, तो पार्श्व व्यंजन में अगर हम बात करेंगे तो किसके करेंगे? आपको मैंने एक जो कुंड बनाया था, कुंड बनाया था, जब मैंने आपको प्राणत्व के आधार पर बताया था स्थान, उच्चारण स्थान, वहां पर हमने क्या किया था? दो दो जोड़े बिठा दिया था, आ ए, उसके बाद में कुंड बनाया था। कुंड के अंदर ऋषि लोगों को बैठाया था। किसको बैठाया था? ऋषि लोग। ये बताइए ऋषि लोग, वो जो कुंड है, वो कुंड हमारे वहाँ क्या डिनोट करता है? क्या करता है? प्रकृति। और प्रकृति से अगर कोई साधन प्राप्त होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? प्राकृति, जो पार्थिव है। प्रकृति से प्राप्त संसाधन को एक शब्द में पार्थिव की श्रेणी में रखा जाता है, तो उनको पार्थिव कहा जाता है। तो जो प्रकृति से प्राप्त है कौन है? हमने उस जो प्रकृति से प्राप्त है उसमें क्या थे? लोग थे। हम पृथ्वी पर रहते हैं, हम वहां से जो हमें प्राप्त हो रही कोई भी चीज, हम खाते पीते जो भी करते हैं, अनाज वगैरह, वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? प्रकृति से हो रहा। क्या है? प्राकृतिक है। कौन सा है? पार्थिव है। पार्थिव में कौन खाते हैं इन चीजों को? लोग। कौन खाते हैं? लोग। तो मेरे भाई लोग खाते हैं, तो लोग में आपने एक वर्ड देखा होगा, इसमें लोग में ल, क्या देखा है? ल। लोगों में ल है, और यह ल ही क्या है? पार्थिव व्यंजन है। केवल एक ही वर्ण है, लेकिन मैं इतना ध्यान से क्यों समझाया? क्योंकि ये आप कभी नहीं भूलेंगे। अब ल, लोग, पार्थिव लोग, पार्थिव लोग, ठीक, क्योंकि पार्थिव चीज मतलब पृथ्वी से प्राप्त लोग खाते हैं, तो लोग, ल। अब ये तो हो गया। इसके बाद में अगला कौन सा आएगा आपका?
अगला कौन सा आ रहा है, लुंठित व्यंजन आ रहा, ओ हो, ओ लुंठित व्यंजन और बचा था। तो लुंठित व्यंजन में आप देखेंगे र, र हो रहा, र र र, तो ये जो र जा रहा है ये कौन किस तरह का व्यंजन है, ये लुंठित व्यंजन है, ये लुंठित व्यंजन है। र को ही लुंठित व्यंजन कहा जाता है, र को ही लुंठित व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद में एक बात वो लिखा देता हूँ, एक बात वो लिखवा देता हूँ, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके, हालांकि मैंने पीछे दिया होगा इसका स्लाइड, नहीं दिया है, नहीं दिया है, खैर नोट करके लिखिए आप, नोट करके लिखिए। ल और व, ल और व को, ल और व को हम क्या कहते हैं, सॉरी ल, ल तो हम यहाँ यूज कर चुके ना, अच्छा ल तो हो गया है, ल का तो बारे में तो लिख दिया ना, ल का नहीं बताना था फिर, ल का नहीं, वो लिख चुका हूँ, मेरे दिमाग से उतर गया। य और व, य और व जो है, य और व को अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा जाता है, य और व को क्या कहता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन दोनों व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, कहा कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आई आपको सबको, जो मैंने लिखी है बात समझ में आ रही, नोट, नोट में बोल रहा हूँ कि यह और वह व्यंजन है, व्यंजन है, लेकिन इनका इस तरह का उच्चारण है कि इनको क्या कह दिया जाता है, कभी कभी अर्ध स्वर भी उपाधि इनको दे दी जाती है। तो आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक आपको किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, लेकिन अपन बता दे रहे हैं। भाई मास्टर की इसमें तो थोड़ा बहुत तो समझे होंगे ना बातों को। खैर चलिए, आज ये हमारा जो है वर्णमाला समाप्त हुई, वर्णमाला समाप्त, वर्णमाला समाप्त हुई। अब आगे हम जो भी टॉपिक होगा वो मंडे से स्टार्ट करेंगे, नए टॉपिक के साथ, नई शुरुआत के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, टॉपिक के साथ मिलेंगे सोमवार को, सोमवार को, ठीक। तब तक आप क्या कीजिए, इसका रिवीजन करके तैयार होकर आइएगा, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।